अध्याय 820 के अंक 100 मिलियन से अधिक हो गए हैं। दरअसल ग्रेट सन बर्निंग हेवन डायमंड पैटर्न को खोलने के लिए गोल्डन क्रो लाइफ एसेंस ब्लड की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। वान हाओ के लिए अधिकतम 100 बूंदें ही काफ़ी होंगी। वान हाओ द्वारा इतनी अधिक मात्रा में सामान मांगने का कारण ये था कि वह उन्हें अनुसंधान उद्देश्यों के लिए या आपात स्थिति में उपयोग के लिए जमा करना चाहता था। इसके बाद वान हाओ ने उसी विधि का उपयोग करके जुबान कछुए से उसके जीवनसार रक्त की 5000 बूंदें और निकाल लीं। जहां तक 2 अमर स्तर के जंगली जानवरों की बात है, वे अस्थायी रूप से वान हाओ के अधीनस्थ बन गए, जो मुख्य रूप से डार्क नाइट फॉरेस्ट के बाहरी क्षेत्र की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार थे। इसके बाद वान हाओ ने यांगशा दानव पैटर्न का अभ्यास करने के लिए एजियो ड्रैगन स्पेस में प्रवेश किया। जादुई प्रतीकों का विकास एक अत्यंत तकनीकी कौशल है जिसमें जरा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, अन्यथा भटक जाना और भारी नुकसान उठाना बेहद आसान है। इसलिए वान हाओ ने हस्तक्षेप से बचने के लिए एजियो ड्रैगन स्पेस के भीतर एकांत में साधना करना चुना। अपने कपड़े उतारकर और ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने के बाद वान हाओ ने गोल्डन क्रो के जीवनसार रक्त की एक बूंद अपनी हथेलियों में रखी। अमर स्तर के जन्मजात रक्तसार की इस बूंद की ऊर्जा बहुत अधिक थी और वान हाओ ने जल्दबाजी में सीधे बुनियादी जादुई मंत्रों को अंकित करने का प्रयास करने का साहस नहीं किया। वान हाओ अब अपनी हथेली में मौजूद अमर रक्तसार की बूंद की अपार ऊर्जा को सावधानीपूर्वक महसूस कर रहा है, धीरे धीरे उसे अवशोषित और परिष्कृत कर रहा है, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे इस भयानक ऊर्जा के स्नान के अनुकूल हो सके। वान हाओ का शारीरिक बल अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, यहाँ तक कि साधारण जंगली जानवरों से भी कहीं अधिक, क्योंकि उसके शरीर में कई रूपांतरण हुए हैं और अब इसे सामान्य मानकों से नहीं मापा जा सकता है। यहाँ तक कि जब उसकी हथेलियाँ सीधे गोल्डन क्रो के सार रक्त के संपर्क में आईं, तब भी उसे जरा भी चोट नहीं आई। ये जानना जरूरी है कि अमर स्तर के जंगली जानवरों के रक्तसार में अधिकतर अपार ऊर्जा होती है, जिसमें ब्रह्मांड के नियमों की शक्ति समाहित होती है और इसमें भयानक विनाशकारी शक्ति होती है। निम्न स्तर के जंगली जानवर अमर स्तर के जंगली जानवरों के सार रक्त को छूने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, वे उसके भीतर निहित भयानक दबाव से कुचलकर मर जाएंगे। हालांकि गोल्डन क्रो एसेंस ब्लड की इस बूंद से जुड़े अमर स्तर के दबाव से वान हाओ बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। इसके अलावा अमरता की श्रेणी के रक्तसार की इस बूंद में समाहित अपार ऊर्जा ने वान हाओ की हथेली को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। सार रक्त के भीतर की भयानक ऊर्जा वान हाओ की हथेली में समा गई, वान हाओ के शरीर के भीतर की आदिम ऊर्जा द्वारा भस्म हो गई और फिर उसके दांत्यान में स्थित ब्लैक होल में भेजे जाने से पहले अपने आप प्रसारित हो गई। वान हाओ ने अभी अभी तारकीय स्तर प्राप्त किया है और उनका ऊर्जा ब्लैक होल अभी अभी बना है। उन्हें अपनी साधना को स्थिर करने और अपने स्तर को और बेहतर बनाने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा अवशोषित करने की आवश्यकता है। गोल्डन क्रो एसेंस ब्लड की इस बूंद में समाहित अपार ऊर्जा को दांतियन में मौजूद ब्लैक होल द्वारा अवशोषित कर लिया गया और इसका उपयोग साधना को स्थिर और बढ़ाने के लिए किया गया। जब रक्त की इस बूंद में मौजूद ऊर्जा लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई और वान हाओ के भौतिक शरीर के लिए कोई खतरा नहीं रह गया, तो वान हाओ ने इसका उपयोग बुनियादी जादुई प्रतीकों को अंकित करने के लिए करना शुरू कर दिया। बुनियादी जादुई रून मूल रूप से एक सरणी की नींव हैं, जो रून को स्थिर करते हैं और यिनशा अस्थि रून और यांगशा जादुई रून को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए शुरुआती बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में ये प्रक्रिया आमतौर पर जनजाति के पुजारियों या बुजुर्गों द्वारा निभाई जाती थी। अब वान हाओ को सिर्फ खुद पर ही भरोसा करना होगा, इसलिए वान हाओ को अधिक सतर्क और सावधानी बरतनी पड़ती थी और हर कदम एकदम सटीक होना चाहिए था। वह किसी भी तरह की गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। कोई भी कदम उठाने से पहले वान हाओ मन ही मन उसका अनगिनत बार विश्लेषण करता था और काम शुरू करने से पहले सभी कमियों और खामियों को दूर करता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए वान हाओ को पूरा भरोसा था और उसका हर कदम बहुत सहजता से आगे बढ़ा। फिर वान हाओ ने अपनी उंगली को खून की एक बूंद में डुबोया और उसे अपनी छाती पर मल लिया। गड़गड़ाहट टिल्ड। जैसे ही खून की एक बूंद वान हाओ की छाती पर गिरी, उसे ऐसा लगा मानो किसी बेहद तेज चाकू ने उसकी छाती में गहरा घाव कर दिया हो। इसके अलावा ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो घाव के अंदर भयानक लपटें जल रही हों, जिससे अत्यधिक तीव्र जलन महसूस हो रही थी। वह दर्द असहनीय था, ऐसा लग रहा था मानो मेरा पूरा शरीर सूरज की गर्मी से पिघल रहा हो। भयानक गर्मी घाव के माध्यम से सीधे मेरे अंगों और हड्डियों में प्रवेश कर गई, जिससे मेरे शरीर की हर कोशिका उबलने जैसी महसूस हो रही थी। ऐसा लगता है मानो आपका पूरा अस्तित्व सूर्य की भयानक वास्तविक अग्नि से झुलस रहा हो, ठीक आपके अपने सूर्य के केंद्र में। रक्त की एक बूंद से वान हाओ ने केवल एक ही रेखा खींची। हालांकि वान हाओ ने मन ही मन इस चाल का हजारों बार अभ्यास किया था। हालांकि वास्तविक ऑपरेशन में उसकी योजना से कुछ विचलन हुए, लेकिन वे नगण्य थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वान हाओ की चाल सफल रही। वान हाओ की छाती पर जादुई प्रतीक की नींव का पहला निशान सफलतापूर्वक अंकित कर दिया गया। कहावत है ना, शुरुआत में सब कुछ मुश्किल होता है। सबसे कठिन पहला स्ट्रोक पूरा करने के बाद वान हाओ का आत्मविश्वास वापस लौट आया।
इसलिए बिना रुके उन्होंने तुरंत सार रक्त की दूसरी बूंद के निर्माण पर काम शुरू कर दिया। जल्द ही दूसरी बूंद, तीसरी बूंद, चौथी बूंद, गोल्डन क्रो के जीवन सार का खून वान हाओ की छाती पर और अधिक मात्रा में लग गया। गोल्डन क्रो के जीवन सार रक्त की 81 बूंदों के सेवन के तुरंत बाद वान हाओ की छाती पर एक सुनहरा सूर्य सफलतापूर्वक उकेरा गया। इस सुनहरे सूर्य ने लगभग वान हाओ की पूरी छाती को ढक लिया था। सुनहरी रेखाएं मजबूत और शक्तिशाली थीं और महान सूर्य स्वर्ण चक्र का प्रतीक चमक रहा था। इसके भीतर ऐसा लग रहा था मानो एक 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा हो जो अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ने ही वाला हो। अचानक सुनहरा कौवा एक चमकदार सुनहरी रोशनी में बदल गया, जिसने तुरंत ही महान सूर्य स्वर्ण चक्र टोटेम को प्रकाशित कर दिया। फिर वह सुनहरी रोशनी तेजी से चमकी और अनगिनत धागों में परिवर्तित हो गई, जिसने वान हाओ की पूरी छाती को गहरे लाल रंग से रोशन कर दिया। वान हाओ की पूरी छाती सुनहरी लौ से जलती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी त्वचा इस सुनहरी रोशनी से चकाचौंध हो रही थी और उसके आंतरिक अंग इस सुनहरी रोशनी में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसकी छाती पारदर्शी हो गई हो और धड़कता हुआ दिल, लहराती हुई रक्तवाहिकाएं, त्वचा के नीचे सांस लेती हुई छोटी छोटी नलिकाएं। उसके सभी अंग सुनहरी रोशनी की एक परत से ढके हुए प्रतीत हो रहे थे, जो वान हाओ की त्वचा के माध्यम से सीधे दिखाई दे रही थी। महान सूर्य प्रज्वलित स्वर्ग दानव पैटर्न का पहला टोटेम पूरा हो गया है। अमर स्वर्ण कौवे के सार रक्त की 81 बूंदों का सेवन करने के बाद वान हाओ अंततः महान सूर्य प्रज्वलित स्वर्ग दानव पैटर्न को खोलने में सफल हो गया। पूरी प्रक्रिया उम्मीद के मुताबिक उतनी कठिन नहीं लगी और यहाँ तक कि एल्डवू भी कुछ समय तक इसका कारण नहीं समझा पाए। शायद इसका कारण यह है कि अग्नि तत्व के साथ आपका स्वाभाविक जुड़ाव है और यह महान सूर्य प्रज्वलित स्वर्ग राक्षसी प्रतीक आपके लिए ही बना हो सकता है। अंत में बूढ़ा तांत्रिक केवल यही अनुमान लगा सका। ग्रेट सन बर्निंग हेवन डेमन पैटर्न को सफलतापूर्वक विकसित करने और पहले गोल्डन व्हील टोटेम को पूरा करने के बाद वान हाओ के अस्थि आकृतियों में और अधिक परिवर्तन आने लगे। ग्रेट सन बर्निंग हेवन डेमन पैटर्न से प्रभावित होकर उनकी अस्थि आकृतियों पर बने जटिल पैटर्न और भी अधिक पेचीदा हो गए। कुछ अत्यंत अमूर्त प्राचीन शिलालेख भी हैं जो गरज के पैटर्न, बादल के पैटर्न आदि से मिलते जुलते हैं। इसके अलावा वान हाओ को यह महसूस हुआ कि वह हड्डियों की ऊर्जा को फिर से अवशोषित कर सकता है और उसे अपने पूरे कंकाल में परिष्कृत कर सकता है। वान हाओ के एकांतवास और साधना ने एक ऐसा संकट उत्पन्न कर दिया जिसके परिणामस्वरूप स्वर्गीय निर्जन एल्डर के हाथों 10 लाख से अधिक जंगली जानवरों की मृत्यु हो गई। परीक्षण नियमों के अनुसार चून की स्वर्गीय विनाश के बूढ़े व्यक्ति को वान हाओ ने अनुबंध क्षेत्र का उपयोग करके वश में कर लिया था, इसलिए स्वर्गीय विनाश के बूढ़े व्यक्ति द्वारा मारे गए जानवरों से प्राप्त सभी अंक वान हाओ को सौंप दिए गए। इसके अलावा पूरे डार्क नाइट फॉरेस्ट से इन क्लैन के अवशेषों को इकट्ठा करने से प्राप्त अंक भी शामिल हैं। वान हाओ के कुल अंक अब 100 मिलियन से अधिक हो गए हैं। मृत्युदंड के मुकदमे के लिए न्यूनतम आवश्यकता 1 मिलियन अंकों से कहीं अधिक। दूसरे शब्दों में वान हाओ किसी भी समय अपने पॉइंट्स का उपयोग करके इस मृत्यु स्तर के मिशन को समाप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। F23 स्टॉप अध्याय 821 गुप्त मिशन। जाना है या रुकना है, ये तो एक समस्या है। वान हाओ एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन मोजिंग सिस्टम में अचानक सामने आए एक गुप्त मिशन ने उसका ध्यान आकर्षित किया। आपके मिशन पॉइंट्स गुप्त मिशन की आवश्यकताओं को पूरा कर चुके हैं। क्या आप गुप्त मिशन को सक्रिय करना चाहेंगे? इस गुप्त मिशन को सक्रिय करने के लिए आपको उस विशाल सरणी के केंद्रीय केंद्र को खोजना होगा जो पूरे उजाड़ ग्रह 6 होमिनीज एट डेसोलेशन टॉवर को नियंत्रित करता है। टॉवर के सभी 8 स्तरों को जीतने के बाद आपको पूरे उजाड़ क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार प्राप्त होगा और एक अमर कलाकृति मिलेगी। वान हाओ इस अचानक आए गुप्त मिशन से पूरी तरह से हैरान रह गया। इस बिंदु पर मुझे उम्मीद है कि पाठकों को हमारा डोमेन नाम याद होगा, ताइवानी उपन्यास पढ़ने के लिए सुपरजेन। एक छिपा हुआ मिशन बढ़िया लग रहा है। वीरान टावर की 8वीं मंजिल पर विजय प्राप्त करने से वीरान क्षेत्र पर नियंत्रण मिल जाता है। लेकिन अचानक मो लिंग ने वान हाओ के सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी। इतने भोले मत बनो, इस गुप्त मिशन को पूरा करने का तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। इस वीरान क्षेत्र के मृत्यु स्तर मिशन के निर्माण के बाद से इन क्लैन के अनगिनत प्रतिभाशाली लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। 1008 से अधिक इन क्लैन के प्रतिभाशाली लोगों ने इसी गुप्त मिशन को शुरू किया है, लेकिन एक भी सफल नहीं हुआ है। गुप्त मिशन में भाग लेने वाले 90% से अधिक प्रतिभाशाली लोग मारे गए हैं। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम समय रहते इस मिशन को छोड़ दो, अन्यथा तुम अपना जीवन व्यर्थ ही बर्बाद कर दोगे। हालांकि वान हाओ उस तरह का व्यक्ति है जो एक बार कोई निर्णय ले लेने के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा और उसे हासिल करने तक कभी पीछे नहीं हटेगा। 90% से अधिक मृत्यु दर के साथ इन क्लैन के सभी प्रतिभाशाली लोग खाली हाथ लौट आए, लेकिन असंख्य कठिनाइयों ने वान हाओ को हतोत्साहित नहीं किया। मैंने मन बना लिया है, मैं वान हाओ इस वीरान मीनार को जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। वान हाओ ने इस गुप्त मिशन को शुरू करने का मन बना लिया।
जैसे ही वान हाओ ने इसकी पुष्टि की, पूरा बंजर इलाका हिंसक रूप से हिलने लगा और 2 घंटे बाद भूकंप के झटके धीरे धीरे कम हो गए। एक रहस्यमय और अज्ञात सुनसान इलाके में अचानक कहीं से एक विशालकाय मीनार प्रकट हो गई। यह विशालकाय मीनार करोड़ों मील तक फैली हुई है, जिसका 3/5वां हिस्सा पूरी तरह से ब्रह्मांड में समाया हुआ है और असंख्य तारों के साथ सहजता से विलीन हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई मीनार की खिड़कियों से तारों को छू सकता है, जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। उस निर्जन ग्रह पर, ग्रह के लगभग किसी भी हिस्से से ऊपर की ओर देखने पर विशाल निर्जन टावर दिखाई देता है, एक शानदार दृश्य जो ब्रह्मांड में ऊंचाई तक पहुंचता है। उसी समय पूरे बंजर इलाके में लगभग सभी जंगली जानवरों के कबीले दंगा करने लगे और बड़ी संख्या में जंगली जानवरों के कबीले बंजर भूमि के टावर की ओर आकर्षित हुए और उसकी ओर दौड़ पड़े। पलक झपकते ही पूरे निर्जन ग्रह के इतिहास में सबसे बड़ी विनाशकारी लहर उठ खड़ी हुई। डार्क फॉरेस्ट, एक दूरस्थ और एकांत क्षेत्र, भी उन क्षेत्रों में से एक था जो इस भयानक जनसमूह के दंगे से प्रभावित हुआ था। हालांकि निर्जन भूमि के बूढ़े व्यक्ति की रोकथाम और 2 अमर स्तर के जंगली जानवरों की सुरक्षा के कारण डार्क नाइट फॉरेस्ट बच गया। वान हाओ एक विशाल प्राचीन वृक्ष पर चढ़ गया और 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखाओं से उसने आकाश में फैली उस सुनसान मीनार को देखा जो तारों भरे आसमान में ऊंची उठती जा रही थी। उसका हृदय और शरीर कांप उठा। क्या ये वीरान टावर है? कितना भव्य और विस्मयकारी! इतना विशाल तारामंडल कम से कम हजारों पृथ्वी को समाहित कर सकता है। क्या ये वास्तव में एक प्राचीन संरचना है जो इस वीरान ग्रह को बनाए रखती है? दूर स्थित उस वीरान मीनार को देखकर वान हाओ को बेहद छोटा महसूस हुआ। उस सुनसान मीनार के सामने खड़े होकर वान हाओ ने अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस की। उसके दिल में एक हल्की सी उत्तेजना पैदा हुई। वान हाओ ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, उसकी आंखें चमक उठीं और अचानक उसके पूरे शरीर से एक अभूतपूर्व आभा फूट पड़ी। त्यानहुआंग, चलो चलते हैं और कम से कम समय में वीरान टावर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वीरान युग का बूढ़ा व्यक्ति वान हाओ के सामने मंडरा रहा था। उसके चेहरे पर कठिनाई के भाव थे। गुरुजी, यहाँ से उस वीरान मीनार की दूरी 1080 खरब मील से कम नहीं है। दूरी बहुत अधिक है और यात्रा अत्यंत जोखिम भरी है। मैं कम से कम हजारों खतरनाक स्थानों को जानता हूँ, जिनमें से कुछ में तो मैं भी आसानी से जाने की हिम्मत नहीं करता। मेरा सुझाव है कि आप 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे पर सवार हों। इस तरह आप कई खतरनाक स्थानों से बच सकते हैं। और दूसरी बात, छोटे सुनहरे कौवे द्वारा उत्सर्जित वीरान पशु राजा की आभा अधिकांश वीरान पशुओं को डरा देगी, जिससे वे लापरवाही से कार्य करने या आपके लिए कोई खतरा पैदा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। बंजर भूमि के बूढ़े व्यक्ति के सुझाव ने वान हाओ को एक शानदार विचार दिया। वास्तव में, यदि कोई पैदल चलकर उस सुनसान मीनार तक पहुंचने का प्रयास करे तो इसमें सैकड़ों या हजारों वर्ष लग जाएंगे। हालांकि 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे पर सवार होना कहीं अधिक तेज होगा। यहाँ तक कि एक अमर पक्षी भी एक दिन में कम से कम 100 अरब मील की यात्रा कर सकता है, और ये 3 टांगों वाला सुनहरा कौवा एक साधारण अमर पक्षी की तुलना में कहीं अधिक तेज था। ये प्रतिदिन कम से कम 10 खरब मील की दूरी तय कर सकता है। 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे की भयानक गति के बावजूद भी निर्जन टावर की तलहटी तक पहुंचने में कम से कम कई साल लगेंगे। अगर वान हाओ अपने पैरों पर चलकर उसके पास पहुंचने की कोशिश करे तो शायद करोड़ों साल लग जाएंगे। उफ, गोल्डन क्रो पर सवारी करने में भी कम से कम कई साल लग जाएंगे। वान हाओ की लगातार शिकायतों को देखकर एल्डवु अचानक बोल पड़े। मेरे प्यारे शिष्य, तुम्हें संतुष्ट रहना चाहिए। तुम्हारे नन्हे सुनहरे कौवे पर मौजूद स्वर्ण कौवे की सच्ची अग्नि एक दिव्य अग्नि है जो साधारण अमर स्तर के राक्षसों के लिए भी कष्टदायी है। तुम, एक मामूली तारकीय स्तर के प्राणी, अपने भौतिक शरीर से स्वर्ण कौवे की सच्ची अग्नि से अप्रभावित हो। तुम सचमुच एक विलक्षण प्राणी हो। तारकीय स्तर की तो बात ही छोड़ो, डोमेन लॉर्ड स्तर के प्राणी भी स्वर्ण कौवे की सच्ची अग्नि के निकट आने पर राख हो जाएंगे, और साधारण अमर स्तर के शक्तिशाली प्राणी भी स्वर्ण कौवे की सच्ची अग्नि से जल जाएंगे। केवल कुछ ही अमर स्तर के राक्षस अपने भौतिक शरीर से स्वर्ण कौवे की सच्ची अग्नि की जलन को सहन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सालों तक लगातार यात्रा करना समय की बर्बादी है। समय अनमोल है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वान हाओ हमेशा से ही समय के मामले में बहुत मितव्ययी रहे हैं और इसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहते। बूढ़े जादूगर ने फिर कहा, मूर्ख, इस स्याही कबीले की उत्पत्ति सचमुच असाधारण है। ये वीरान मीनार एक अद्वितीय दिव्य कलाकृति होनी चाहिए। ऐसे महान अवसर को देखते हुए हमें इसे प्राप्त करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। कुछ साल बर्बाद करने की बात तो छोड़िए, चाहे 10,000 या लाखों साल ही क्यों न बर्बाद करने पड़े, एक अद्वितीय दिव्य हथियार प्राप्त करना सार्थक होगा। आखिरकार सोना तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन खजाने मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे में इतनी शक्तिशाली दिव्य कलाकृति तो और भी मुश्किल है। वृद्ध तांत्रिक इस सुनसान मीनार की कलाकृति को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता था। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। ओल्ड वू के शब्द वान हाओ के लिए किसी रहस्योद्घाटन की तरह थे, जिससे उसके दिल की सारी उलझनें पल भर में दूर हो गईं।
आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद एल्डर वू। मैं बहुत अधीर हो गया था, वांग हाओ ने बेहद शर्मिंदा होते हुए कहा। तो फिर मैं इस यात्रा को एक प्रकार के प्रशिक्षण के रूप में लूंगा। वांग हाओ का मन अधिक खुला हुआ था। हालांकि उसे 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे की पीठ पर कई साल बिताने थे, फिर भी उसके दिल में एक प्रचंड अग्नि जल रही थी और वह असीम जुझारूपन से भरा हुआ था। गोल्डन क्रो, तुरंत आकर रिपोर्ट करो। वांग हाओ ने अपनी आवाज़ प्रसारित की। कुछ ही देर में आसपास की हवा में एक स्थानिक उतार चढ़ाव उत्पन्न हुआ और आकाश से एक प्रचंड आग का गोला नीचे उतरा। अंततः आग का गोला धीरे धीरे शांत हो गया, जिससे 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे का विशाल शरीर प्रकट हुआ। इस क्षण अपने स्वामी वांग हाओ के सामने 3 टांगों वाला सुनहरा कौवा तेजी से आकार में सिकुड़ने लगा और देखते ही देखते केवल 1 मीटर लंबा रह गया और उसने गर्व से अपना सिर वांग हाओ की ओर झुकाया। गुरुजी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? F23 स्टॉप। अध्याय 824 महान सूर्य स्वर्ण चक्र टोटेम की 822वीं छवि। मुख्य पिंड के आगे बढ़ने के बाद एजियो ड्रैगन स्पेस में भी अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। सबसे पहले किंगलोंग चोटी की ऊंचाई फिर से बढ़ गई है और इसकी उजागर चोटी 60,000 मीटर से अधिक हो गई है। दूसरे, किंगलोंग द्वीप का क्षेत्रफल 1000 गुना बढ़कर 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो लगभग एक बड़े महाद्वीप के क्षेत्रफल के बराबर है। इसके अलावा संपूर्ण एजियो ड्रैगन स्पेस के भीतर का स्थान 10,000 गुना से अधिक बढ़ गया है और यहाँ तक कि इसके किनारे भी अनंत तारों के प्रकाश को मंद रूप से प्रसारित कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे स्थान में व्याप्त शून्य ऊर्जा कई गुना अधिक सघन हो गई थी। इस अत्यधिक सघन शून्य ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष ने अपनी भूमिगत जड़ प्रणाली को तेजी से फैलाना शुरू कर दिया, जिससे नवगठित खुले स्थान का रूपांतरण होने लगा। इसके बाद वांग हाओ ने अपने सभी 100 जंगली जानवरों के कबीलों को सीधे एजियो ड्रैगन स्पेस के भीतर स्थित एजियो ड्रैगन द्वीप में स्थानांतरित कर दिया, साथ ही बड़ी मात्रा में मांस और पानी का भंडार भी जमा कर लिया। नए क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद जंगली जानवरों ने सुनसान एजियो ड्रैगन द्वीप पर अपने अपने क्षेत्र स्थापित करना शुरू कर दिया। स्पष्टतः वांग हाओ का एजियो ड्रैगन द्वीप जंगली जानवरों के लिए एक नया स्वर्ग बन गया था। 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे की पीठ पर सवार होकर वांग हाओ और उनके समूह ने पश्चिम में स्थित सुनसान टावर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। 3 टांगों वाला सुनहरा कौवा अत्यंत तेज गति से उड़ता है। अपने पंखों के प्रत्येक फड़फड़ाहट के साथ उसकी गति पल भर में प्रकाश की लकीर को चीर देती है, जिससे आकाश में केवल एक लाल लौ की लकीर रह जाती है। गोल्डन क्रो के शरीर के चारों ओर एक अग्निमय क्षेत्र बन गया, जिसने उड़ान के दौरान उसे वायु प्रतिरोध से प्रभावित होने से रोका और साथ ही उस निर्जन ग्रह पर स्थापित वायुरोधी संरचना को भी निष्क्रिय कर दिया, जबकि वांग हाओ को कुछ हद तक सुरक्षा भी प्रदान की। उड़ान बेहद उबाऊ थी। वांग हाओ को रास्ते के नज़ारों की सराहना करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय गोल्डन क्रो पर सवार होते ही उन्होंने साधना शुरू कर दी। एजियो ड्रैगन रिंग को तुरंत 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे के मुंह में ले लिया गया, जबकि वांग हाओ साधना करने के लिए अकेले एजियो ड्रैगन स्पेस में चले गए। रवाना होने से पहले वांग हाओ ने पिछली जंगली जानवरों की लहर में मारे गए लाखों जंगली जानवरों की हड्डियों को एजियो ड्रैगन स्पेस में इकट्ठा किया। अब जबकि हमारे पास काफ़ी समय है, मैं सबसे पहले अस्थि राक्षसों का अवशोषण करके अपनी अस्थि संरचनाओं को मजबूत करूंगा और फिर अमर स्वर्ण कौवे के सार रक्त को परिष्कृत करके और अधिक महान सूर्य स्वर्ण चक्र टोटेम बनाऊंगा। मैं निर्जन टॉवर पहुंचने से पहले अपने शरीर साधना के चौथे स्तर दानव शोधन क्षेत्र की पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। शरीर परिष्करण के चौथे स्तर तक पहुंचना लगभग डोमेन लॉर्ड स्तर के शिखर के बराबर है, जो कि तथाकथित अर्धदेव शरीर की सर्वोच्च अवस्था है। अगला चरण अमर दिव्य शरीर है। यिनची को अस्थि भक्षण ची में संघनित करने की प्रक्रिया पानी पीसने जैसी है। एक बार इसमें महारत हासिल कर लेने पर सफलता स्वतः ही मिल जाएगी। लेकिन यांगची को संघनित करना एक तकनीकी कौशल है, जो यिनची को संघनित करने से कहीं अधिक कठिन है। ये कठपुतली योद्धा बनाने के समान है। अक्सर सबसे कठिन और जटिल भाग आंतरिक घटक नहीं होते, बल्कि कठपुतली के चलने फिरने वाले जोड़ और बाहरी कवच होते हैं। आंतरिक यांत्रिक संरचना और मुख्य घटकों की रक्षात्मक शक्ति बाहरी कवच की तुलना में कहीं कमजोर होती है। शरीर को मजबूत बनाने के लिए भी यही बात लागू होती है। इसकी शुरुआत शरीर की बाहरी रक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करने से होती है, जिसमें मांसपेशियों, हड्डियों और त्वचा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आंतरिक अंगों को मजबूत बनाने का काम अक्सर बाद में किया जाता है। आखिर बाहरी मांसपेशियों और हड्डियों के मजबूत संयोजन की तुलना में आंतरिक अंग बहुत नाजुक होते हैं। उन्हें मांसपेशियों और हड्डियों जितना मजबूत और लचीला बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। किंगलोंग द्वीप पर दसियों हजार मील तक फैला एक विशाल खुला क्षेत्र था, जिसे वांग हाओ ने एक प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में नामित किया था, जहां वह आमतौर पर साधना के लिए इसका उपयोग करता था। इस समय इस क्षेत्र का मुख्य भाग विभिन्न विशालकाय जंगली जानवरों की हड्डियों से भरा हुआ था। वांग हाओ हड्डियों के ढेर के बीचों बीच एक खुली जगह पर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया।
वांगहाओ की हर सांस के साथ उसके आसपास के असंख्य जंगली जानवरों की हड्डियां सूखकर विकृत हो जाती थीं और भूरे रंग की धुंध और पाउडर के गुच्छों में बदल जाती थीं, जिन्हें वांगहाओ अपनी नाक के माध्यम से अपने शरीर में सांस के साथ अंदर ले लेता था। अंत में जमीन पर केवल हड्डियों की बेकार धूल का ढेर ही बचा था। उन जंगली जानवरों के कंकालों के भीतर मौजूद घोर दुष्ट शक्ति को वांगहाओ ने पूरी तरह से सोख लिया, एक बूंद भी नहीं बची। 7 दिन बाद जब वांगहाओ ने अस्थि दुष्टता को अवशोषित करना बंद कर दिया, तब तक उसके द्वारा अवशोषित अस्थि दुष्टता संतृप्ति स्तर पर पहुंच चुकी थी। इस समय वांगहाओ का पूरा कंकाल घोर काला हो गया, जिस पर महीन बालनुमा हड्डियों के पैटर्न रहस्यमय और गहन ढंग से एक दूसरे के ऊपर परत दर परत जमे हुए थे। ये पैटर्न उसके पूरे कंकाल की सतह पर कसकर जमे हुए थे, मानो एक बेहद मजबूत जाल हो जो उसके पूरे कंकाल की सतह पर एक अत्यंत लचीली सुरक्षात्मक परत बना रहा हो। हड्डियों की मजबूती और कठोरता बढ़ाने के अलावा ये पूरे कंकाल तंत्र को एक इकाई के रूप में भी जोड़ सकता है। जब किसी हड्डी पर अत्यधिक बल पड़ता है और वह बल उस हड्डी के सहन करने की क्षमता से अधिक होता है, तो इन अस्थि संरचनाओं द्वारा उस बल को शरीर की प्रत्येक हड्डी में समान रूप से वितरित किया जा सकता है। इस प्रकार वांगहाओ की संपूर्ण कंकाल प्रणाली बाहरी बलों को सहन करने की अपनी क्षमता को काफी हद तक बढ़ा सकती है। यिनशा का संघनन यांगशा से अविभाज्य है। मैंने केवल एक महान सूर्य स्वर्ण चक्र टोटेम को सक्रिय किया है और मैं अपने शरीर पर यिनशा अस्थि पैटर्न का अधिकतम 10वां हिस्सा ही संघनित कर सकता हूं। इससे अधिक होने पर मैं इसे परिष्कृत और अवशोषित करने में असमर्थ हो जाऊंगा। अमर स्वर्ण कौवे के सार रक्त को और परिष्कृत करने और दूसरे महान सूर्य स्वर्ण चक्र टोटेम का निर्माण करने का समय आ गया है। मेरे अनुभव के अनुसार एक बार दूसरा महान सूर्य स्वर्ण चक्र टोटेम पूरा हो जाने पर यिनशा अस्थि पैटर्न एक बार फिर मेरे पूरे शरीर के 10वें हिस्से को ढक सकता है। वांगहाओ शांत हो गया और अमर स्वर्ण कौवे के सार को आत्मसात करना जारी रखने के लिए तैयार हो गया। पहले भी भक्षण का अनुभव होने के कारण वांगहाओ के शरीर में अब गोल्डन क्रो के सार रक्त के प्रति मजबूत प्रतिरोध क्षमता है, जिससे भक्षण की प्रक्रिया आसान हो जाती है। हालांकि अमर स्वर्ण कौवे के सार रक्त में भयानक रक्तवंश ऊर्जा और अमर शक्ति समाहित है, इसलिए इसे वांगहाओ के भौतिक शरीर द्वारा सीधे निगलने और परिष्कृत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अन्यथा वांगहाओ के नाजुक आंतरिक अंगों के साथ वह इसे सहन नहीं कर पाएगा। इससे उसकी अमर वंश परंपरा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है या यहाँ तक कि आत्मविनाश भी हो सकता है। इसलिए शुद्धिकरण से पहले सार रक्त के भीतर मौजूद ऊर्जा को समाप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब वांगहाओ ने पहली बार अमर स्वर्ण कौवे के रक्त का सेवन किया था, तब वह एक बार में केवल एक बूंद सार रक्त को ही नष्ट कर सकता था। अब वांगहाओ एक ही समय में 2 बूंद सार रक्त को नष्ट कर सकता है। इससे वांगहाओ की सार रक्त को अवशोषित करने की गति में काफी वृद्धि हुई। कार्यक्षमता में भी 2 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। आधे महीने बाद वांगहाओ ने एक बार फिर अमर स्वर्ण कौवे के सार रक्त की 81 बूंदों का सेवन और शोधन किया और सफलतापूर्वक अपने बाएं कंधे पर दूसरे महान सूर्य स्वर्ण चक्र टोटेम को उकेर दिया। जैसे ही पहला तारांकन सूर्य स्वर्ण चक्र टोटेम उकेरा गया, असंख्य स्वर्ण ऊर्जा के धागे तुरंत प्रकट हुए और छाती पर स्थित पहले तारांकन सूर्य स्वर्ण चक्र टोटेम से जुड़ गए। 2 दिव्य सूर्य स्वर्ण चक्रों के जुड़ने के बाद वांगहाओ ने महसूस किया कि उसका पूरा बायां हाथ और सीना असीम शक्ति से भर गया है। दोनों दिव्य सूर्य स्वर्ण चक्रों से झुलसा देने वाली हवा की लहरें उसके पूरे बाएं हाथ और हथेली तक फैल गईं। वांगहाओ ने महसूस किया कि उसका पूरा बायां हाथ गर्म और आरामदायक हो गया है। एक विचार के साथ उसके बाएं हाथ की हथेली से लाल सुनहरे रंग की आग का एक स्तंभ निकला और फिर एक अग्नि राक्षस की तरह तेजी से उसके पूरे बाएं हाथ को अपनी चपेट में ले लिया। इस समय वांगहाओ की पूरी बाईं भुजा लाल सुनहरे रंग की लपटों से घिरी हुई थी, जिससे भयावह रूप से उच्च तापमान उत्पन्न हो रहा था। आग का ये लाल सुनहरा स्तंभ भयावह है। मुझे ऐसा लग रहा है मानो महान सूर्य स्वर्ण चक्र ने स्वर्ण कौवे की सच्ची अग्नि और नीले रंग की ज्वाला की सच्ची अग्नि को सक्रिय कर दिया हो और इन दोनों ज्वालाओं को मिलाकर ये लाल सुनहरी ज्वाला उत्पन्न की हो। मैंने इस लॉ के भीतर एज्योर फ्लेम रूल और गोल्डन क्रो रूल का भी थोड़ा सा अंश महसूस किया, जिससे इसे दोनों नियमों की शक्ति प्राप्त हुई। साधारण विचित्र अग्नि और दिव्य अग्नि के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि क्या उसमें ब्रह्मांड के नियमों की शक्ति समाहित है। F23 स्टॉप अध्याय 823 स्वर्णिम विशालकाय वानर। वांगहाओ को महसूस हुआ कि उसकी बाईं भुजा में प्रज्वलित हो रही लाल लपटें अत्यंत यांग, तीव्र, उग्र और दबंग लपटें थीं। ये 16 अवतार में मौजूद विनाश की ज्वाला के गुणों से बिल्कुल अलग है। विनाश की ज्वाला एक आत्मा प्रकार की विचित्र अग्नि है जिसमें विनाश के नियम समाहित हैं। ये सभी आध्यात्मिक शरीरों को नष्ट कर सकती है, लेकिन भौतिक शरीरों के विरुद्ध इसकी प्रज्वलन शक्ति बहुत कम हो जाती है। ये गहरे लाल रंग की ज्वाला एक अत्यंत उच्च तापमान वाली विचित्र प्रकार की अग्नि है। इसमें नीली ज्वाला की सच्ची अग्नि और स्वर्ण कौवे की सच्ची अग्नि भी समाहित है, जो 2 अत्यंत शक्तिशाली और ऊर्जा से भरपूर दिव्य अग्नियां हैं। खुद को संभालते हुए वांगहाओ ने अपनी साधना जारी रखी।
इसके बाद वांग हाओ ने 3 पूरे साल हड्डियों की बुराई को लगातार भस्म करने और अमर सुनहरे कौवे की रक्तरेखा को परिष्कृत करने की थकाऊ साधना में बिताए। 3 साल बाद बंजर भूमि। 3 साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद वांग हाओ ने अपने पूरे शरीर पर अर्थात अपनी छाती, बाएं कंधे, बाएं पैर, पीठ और दाएं हथेलियों पर 8 महान सूर्य स्वर्ण चक्र टोटेम को संघनित किया। शेष 2 विशाल सूर्य स्वर्ण चक्र पेट के निचले हिस्से और सिर के ऊपरी भाग पर स्थित हैं, जो नक्काशी के लिए सबसे कठिन भाग हैं। नक्काशी सफल होने पर यह संकेत मिलेगा कि वांग हाओयान द्वारा 10 सूर्य स्वर्ण चक्रों का संघनन पूरा हो गया है। इसके बाद एक बार जब यिनशा क्षेत्र पूर्ण हो जाता है तो यह इस बात का संकेत होगा कि शरीर परिष्करण का चौथा स्तर, शा क्षेत्र का परिष्करण, पूरी तरह से परिपूर्ण हो गया है। 3 साल तक दिन रात यात्रा करने के बाद हम आखिरकार उस सुनसान टावर तक पहुंचने वाले हैं। इस समय वीरान टावर तक की यात्रा के लिए केवल 3 महीने बचे थे और रास्ते में उनका सामना अधिकाधिक शक्तिशाली जंगली जानवरों से हो रहा था, जो सभी वीरान टावर की ओर बढ़ रहे थे। अपनी दृष्टि के सबसे दूर के बिंदु पर भी वांग हाओ को जंगली जानवरों की एक अंतहीन सेना दिखाई दे रही थी। जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर धूल का एक विशाल बादल उठा, जिसने आकाश को ढक लिया और एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया। इसके अलावा विभिन्न शक्तिशाली जंगली जानवरों की दहाड़ें उठती और गिरती रहीं, जो विस्मयकारी और दिल दहला देने वाली थीं। इसके अलावा वांग हाओ ने आकाश में उड़ते हुए कई पक्षियों और जानवरों को भी देखा। उनमें से प्रत्येक कम से कम अमर स्तर का था, लेकिन जब उनका सामना 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे से हुआ तो इन अमर स्तर के पक्षियों और जानवरों ने यथासंभव उससे बचने की कोशिश की। 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे ने जमीन पर एक लंबी काली लकीर छोड़ दी, सैकड़ों मील तक फैली झुलसी हुई धरती। जमीन पूरी तरह जल चुकी थी और सारी वनस्पति जलकर राख हो गई थी। जमीन पर मौजूद जंगली जानवर इधर उधर भाग गए और उससे दूर रहने लगे। हालांकि कुछ असाधारण रूप से शक्तिशाली अमर स्तर के जंगली जानवर भी थे, जो 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे से बिल्कुल भी नहीं डरते थे, बल्कि उसे उकसाते थे। सुनहरे रंग के विशालकाय बंदरों में से एक, जिसके सिर पर 3 सींग थे और जिसका शरीर बैंगनी बिजली से चमक रहा था, ने 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे पर बिजली का भाला फेंका। बैंगनी रंग की बिजली का ये भाला, जो बैंगनी गरज की असीम इच्छाशक्ति से ओतप्रोत और विनाशकारी शक्ति से भरपूर था, पलक झपकते ही स्थानिक बाधाओं को भेदते हुए आकाश में 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे की ओर बढ़ गया। खतरा, वांग हाओ ने तुरंत कहा और फिर खतरे से बचने के लिए गोल्डन क्रो की पीठ से कूदने की तैयारी की। ठीक उसी क्षण 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा अचानक अतुल्य ऊर्जा से भर उठा। उसने अपनी चोंच खोली और आग का एक सुनहरा स्तंभ उगल दिया। आग का ये सुनहरा स्तंभ हवा में तेजी से बढ़ा और देखते ही देखते पहाड़ जितना विशाल हो गया और सीधे बैंगनी बिजली के भाले की ओर टूट पड़ा। गड़गड़ाहट। 2 अमर ऊर्जा हमलों के टकराने के बाद पूरा आकाश अचानक एक अद्भुत प्रकाश से जगमगा उठा। अचानक एक भयानक ऊर्जा तरंग पूरी दुनिया में फैल गई, जिससे स्थानिक क्रिस्टल प्रणाली में दरारें पड़ गईं। अनंत अंधकार में ऊर्जा इन स्थानिक दरारों के माध्यम से लाखों मील के दायरे में पूरी धरती पर फैल गई। देखते ही देखते कई कमजोर जंगली जानवर इस भयानक ऊर्जा तरंगों और उमड़ती हुई काली ऊर्जा से सीधे तौर पर नष्ट हो गए। यह महज 2 अमर स्तर के जंगली जानवरों के हमले से उत्पन्न एक आकस्मिक ऊर्जा तरंग थी, फिर भी इसकी शक्ति प्रलय के समान थी, जिससे आसपास की भूमि के 10 लाख मील के दायरे में मौजूद कमजोर जंगली जानवर भय से भागने पर मजबूर हो गए। अमर ऊर्जा के इन 2 विस्फोटों के बाद आए झटकों से जमीन फट गई, जिससे हजारों मील तक फैली एक विशाल खाई का निर्माण हुआ। गोरिल्ला, तुम पागल हो गए हो। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे ने दहाड़ लगाई। उसकी तीखी सुनहरी आवाज ने सुनहरे विशालकाय बंदर पर ध्वनि का हमला कर दिया। 1000 फीट से भी अधिक ऊंचा यह विशालकाय सुनहरा बंदर पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने दोनों मुट्ठियों से अपनी छाती पिटी, अपना मुंह खोला, जोर से दहाड़ा और 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे पर अपने नुकीले दांत दिखाए। गोल्डन क्रो, गद्दार, मैंने सुना है कि तुम्हें एक इंसान ने वश में कर लिया और तुमने हमारी पशु जाति के साथ विश्वासघात किया। लगता है यह अफवाह सच है। क्या तुम्हारी पीठ पर बैठा वह इंसान वही है जिसने तुम्हें पकड़ा था? क्या तुम चाहते हो कि मैं उस इंसान को मारने में तुम्हारी मदद करूं? सुनहरा विशालकाय बंदर और 3 टांगों वाला सुनहरा कौवा पुराने परिचित थे। अभी किया गया हमला वास्तव में 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे को मारने के इरादे से नहीं किया गया था, बल्कि उसकी क्षमता का परीक्षण करने के लिए किया गया था। उसी समय सुनहरे रंग के विशालकाय बंदर ने वांग हाओ को घृणा भरी निगाहों से देखा। उसकी आंखों में असीम क्रोध भरा हुआ था। उन क्रोधित आंखों को देखकर वांग हाओ पूरी तरह से असहज महसूस करने लगा, मानो उसकी आत्मा उस सुनहरे विशालकाय बंदर से निकलने वाली धमकियों और खतरे से भयभीत होकर कांप रही हो। गोरिल्ला, मेरे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं। इस इंसान का बहुत दौलत है और इससे पंगा लेना ठीक नहीं। मैंने स्वेच्छा से वश में किया गया था और इस इंसान ने कभी भी मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश नहीं की। मैं किसी आत्मा अनुबंध से बंधा हुआ नहीं था। हा, नन्हे सुनहरे कौवे, तुम अभी बहुत छोटे हो।
तुम इंसानों की चालाकी को नहीं समझ सकते। हमारे पूर्वजों को कमज़ोर इंसानों ने इसलिए पकड़ा था क्योंकि वे दिखने में दयालु इंसानों के बहकावे में आ गए थे। तुम तो दूसरे दर्जे की ताकत वाले एक कमज़ोर इंसान को अपना मालिक मान रहे हो। तुम अपने सुनहरे कौवे कबीले के पूर्वजों को कलंकित कर रहे हो। मैं इंसानों का गुलाम बनने से बेहतर युद्ध में मरना पसंद करूंगा। सुनहरे रंग का विशालकाय बंदर दृढ़ निश्चयी दिख रहा था, जाहिर तौर पर वह सुनहरे कौवे के जवाब से असंतुष्ट था। तुरंत ही सुनहरे रंग के विशालकाय बंदर ने अपनी विशाल लाल आंखों से वांग हाओ को देखा और कहा, कमजोर और नीच इंसान, मैं तुझे मार डालूंगा। अमर स्तर के जंगली जानवर द्वारा शुरू की गई लड़ाई का सामना करते हुए वांग हाओ के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। अगर आमने सामने की लड़ाई हुई तो वांग हाओ के पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। हालांकि अपनी विभिन्न रणनीतियों के दम पर वांग हाओ को पूरा भरोसा था कि वह इस सुनहरे विशालकाय बंदर से मुकाबला कर सकता है। सफलता हो या असफलता, वांग हाओ को इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। वांग हाओ के विचार में एक जीत या हार ही सब कुछ नहीं दर्शाती, केवल दीर्घकालिक जीत और लगातार जीत का सिलसिला ही किसी को सच्चा विजेता बनाता है। मालिक, इस गोरिल्ला की विनती मत मानिए। इसका इरादा साफ तौर पर आपको जान से मारने का है। आप किसी भी कीमत पर सहमत नहीं हो सकते। जिनवू ने उसे याद दिलाने के लिए बोलना शुरू किया। वांग हाओ ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और आश्वस्त भाव से जिनवू को जवाब दिया, चिंता मत करो वांग हाओ, मुझे मारना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जिनवू कुछ कहना चाहता था, लेकिन वांग हाओ ने दृढ़ नज़र से जवाब दिया। वांग हाओ की आंखों में आत्मविश्वास देखकर जिनवू ने तुरंत बोलना बंद कर दिया और अपनी बात बदलते हुए कहा, गुरुजी, सावधान रहें। अगर आप इस गोरिल्ला के हमले को सहन नहीं कर सकते तो बस बता दीजिए, मैं तुरंत आपकी मदद के लिए आ जाऊंगा। वांग हाओ ने पूरी बातचीत के दौरान हल्की मुस्कान बनाए रखी और सहमति में हल्के से सिर हिलाया। इस बीच स्वर्णिम विशालकाय वानर अधीर हो रहा था। वह वांग हाओ, इस कमजोर इंसान को अपने अस्तित्व को कम आंकने नहीं देगा। F23 स्टॉप। अध्याय 824 स्वर्ण कौवे की पसंद। सुनहरे रंग के विशालकाय बंदर ने गुस्से से घूरते हुए देखा और उसकी मांसपेशियां अचानक बेतहाशा फूलने लगीं। इसकी मूल ऊंचाई, जो पहले से ही 1000 फीट थी, भयावह थी, लेकिन अब ये फिर से बढ़ गई है। पलक झपकते ही 10,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई है, यानी इसकी ऊंचाई दोगुनी हो गई है। उसके बाएं और दाएं हाथों के चारों ओर बैंगनी बिजली लगातार घूम रही थी, मानो दो विशाल गड़गड़ाहट की जंजीरें उन्हें बांध रही हों। गड़गड़ाहट भरी शक्ति की धाराएं अनंत शून्य को भेदती हुई आसपास के अंतरिक्ष को कुचल रही थीं और लगातार गड़गड़ाहट भरी आवाजें उत्पन्न कर रही थीं, जिन्हें हजारों मील दूर से स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था। गर्जना टिल्डा। एक जोरदार दहाड़ के साथ सुनहरे विशालकाय बंदर ने अपनी भुजाओं के चारों ओर लिपटी हुई बैंगनी बिजली की एक श्रृंखला को छोड़ा, जो एक शक्तिशाली झटके के साथ वांग हाओ की ओर बढ़ी। फिर सुनहरे विशालकाय बंदर पर केंद्रित एक बैंगनी प्रकाश की स्क्रीन ने तेजी से 1000 मील के दायरे में फैले क्षेत्र को घेर लिया। बैंगनी रोशनी के इस पर्दे से घिर जाने के बाद पूरा स्थान गरजती हुई बिजली से भर गया। हर तरफ बिजली चमकने लगी और गड़गड़ाहट की आवाज अंतहीन थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया बिजली के सागर में डूबी हुई हो। अच्छा नहीं स्वामी जी, ये बिजली का इलाका है। ये गोरिल्ला पागल हो गया है, मैं भी इसे संभाल नहीं सकता। स्वामी जी, चलिए चलते हैं। एक तेज चीख के साथ सुनहरे कौवे ने अपने पंख फड़फड़ाए और वांग हाओ को हजारों मील दूर बिजली के क्षेत्र से ठीक बाहर फेंक दिया। जब सुनहरे विशालकाय वानर ने वांग हाओ को अपने बिजली के क्षेत्र से बाहर जाते देखा तो वह क्रोधित हो गया। उसने अपना बायां हाथ वांग हाओ पर घुमाया और हजारों फीट लंबी और सैकड़ों मीटर मोटी बैंगनी बिजली की एक श्रृंखला निकाली। बिजली की यह श्रृंखला एक विशालकाय बैंगनी रंग के गरजते अजगर जैसी लग रही थी, जिसका खुला मुंह वांग हाओ पर झपट्टा मार रहा था। ये बिजली की गति से आगे बढ़ा, पलक झपकते ही हजारों मील की दूरी तय कर ली और वांग हाओ के सिर की ओर झपटा। बिजली सबसे तेज प्राकृतिक दंड है और वांग हाओ के पास बचने का लगभग कोई रास्ता नहीं था। वह बिजली के तेज सांप की चपेट में आ गया। सिजल टिल्डा। बाल्टी जितना मोटा विशालकाय अजगर वांग हाओ के पूरे शरीर के चारों ओर लिपट गया। पलक झपकते ही वांग हाओ पूरी तरह से अंतहीन बैंगनी बिजली से घिर गया। लगातार बिजली की चपेट में आने के बाद वांग हाओ लकवाग्रस्त हो गया। भयानक बिजली से उसका पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया, जिससे रक्त वाहिकाएं फट गईं और त्वचा छिद गई। उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसे अत्यधिक तापमान पर भूना गया हो। मेरा खून खौलने लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर पक रहा हो। यदि वांग हाओ ने शारीरिक साधना के माध्यम से शरीर को परिष्कृत करने में महारत हासिल न की होती और संतत्व प्राप्त न किया होता, तो संभवतः वह बहुत पहले ही इस बिजली के झटके से नष्ट हो गया होता। हालांकि इस वज्रपात में निहित असीम विनाशकारी शक्ति ने वांग हाओ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय वांग हाओ ने अपने शरीर को एक कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करते हुए अनंत बैंगनी बिजली को अपने आत्मा क्षेत्र में प्रवाहित किया, जहां इसे उसके आत्मा साधक क्लोन द्वारा निगल लिया गया।
बिजली लकड़ी पर गिरती है और आग लग जाती है। इसलिए बिजली के तत्व में आग और लकड़ी के तत्वों का अंश मौजूद होता है। बिजली तत्व स्वाभाविक रूप से अग्नि तत्व से कई समानताएं रखता है। अग्नि तत्व के अलावा बिजली तत्व भी उन तत्वों में से एक है जो विनाश के नियम को आकर्षित करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। दुर्भाग्यवश इस सुनहरे विशालकाय वानर के वंश में विनाशकारी आभा का अंश मौजूद है, जिसके कारण इससे निकलने वाली बैंगनी बिजली विनाश के नियम के अंश से दूषित हो जाती है। दुर्भाग्यवश वांगहाओ के आत्मा साधना क्लोन में भी विनाश के नियम का अंश मौजूद था। इसलिए वांगहाओ के भौतिक शरीर को इस बिजली की जंजीर से बांधे जाने के बाद वांगहाओ के शरीर में प्रवेश करने वाली सारी बिजली की शक्ति को आत्मा साधना क्लोन ने तेजी से सोख लिया। इस समय आत्मा क्षेत्र के भीतर आत्मा साधक के क्लोन का शरीर 30,000 फीट तक फूल गया और उसका खुला हुआ मुख लगातार वांगहाओ के शरीर में प्रवेश कर चुकी बिजली की शक्ति को निगल रहा था। साथ ही वह अपने भीतर समाहित विनाश के नियमों के तत्वों को तेजी से ग्रहण और परिष्कृत कर रहा था, जिससे उसे अनंत लाभ प्राप्त हो रहे थे। आत्मा के क्लोन ब्लैक फ्लेम सरपेंट के सिर पर मौजूद 2 ड्रैगन सींग भी बैंगनी बिजली को अवशोषित करने के बाद और मजबूत हो गए और उनके किनारे और भी अधिक स्पष्ट हो गए। काले ज्वाला सर्प के पेट पर भी 4 छोटी छोटी मांसल कलियां उगने लगी, जिनके भीतर 4 अजगर के पंजे आकार लेने लगे। जैसे जैसे काला ज्वाला सर्प भोजन करता रहा, उसके आत्मा शरीर की सतह पर बैंगनी रंग की बिजली की चिंगारियां लगातार प्रवाहित होने लगीं। अंत में ये सभी बैंगनी बिजली की किरणें उसके पेट पर मौजूद 4 मांसल कलियों और सिर पर मौजूद सींगों द्वारा अवशोषित हो गईं और ऊर्जा में परिवर्तित होकर काले ज्वाला सर्प को अजगर में बदल दिया। आत्मा साधक के क्लोन ने लालच से अमर बिजली की शक्ति को ग्रहण कर लिया, जिससे उसकी गति बढ़ गई और साथ ही वांगहाओ के शरीर में प्रवाहित होने वाली बिजली की शक्ति की मात्रा भी कम हो गई, जिससे वांगहाओ की शारीरिक रक्षा पर पड़ने वाला बोझ काफी कम हो गया। उसी समय वांगहाओ के शरीर पर मौजूद 8 महान सूर्य स्वर्ण चक्र टोटेम सक्रिय होने के बाद उसका पूरा शरीर सुनहरी ज्वालाओं की एक परत से ढक गया, जिसने उसे सोने के कवच की तरह सुरक्षित रखा और बिजली की शक्ति से भी उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान की। हालांकि इससे वांगहाओ के शरीर पर आक्रमण करने वाली बिजली की विनाशकारी शक्ति में केवल अस्थायी रूप से ही कमी आई। इस समय वांगहाओ बैंगनी बिजली की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरी ओर 3 टांगों वाला सुनहरा कौवा 2 विकल्पों का सामना करते हुए हिचकिचा रहा था। पहला विकल्प यह है कि सुनहरे विशालकाय बंदर को वांगहाओ को मारने दिया जाए और फिर हम खड़े होकर देखते रहें। दूसरा विकल्प है वांगहाओ की रक्षा करना, गोल्डन जायंट ऐप के खिलाफ मोर्चा खोलना और यहां तक कि मौत तक लड़ना। हमें पहला विकल्प चुनना चाहिए या दूसरा विकल्प? जिनवू कुछ क्षणों के लिए चिंतन में डूब गया, तभी अचानक उसके मन में जुबान कछुए के शब्द गूंज उठे। स्वर्गीय निर्जन पूज्य संपूर्ण निर्जन क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। यदि स्वर्गीय निर्जन पूज्य क्रोधित हो जाएं, तो संपूर्ण निर्जन क्षेत्र बंजर हो जाएगा और सभी जंगली जानवर भूख से मर जाएंगे। ऐसा लगता है कि हमारे पास दूसरे विकल्प को चुनने के अलावा कोई चारा नहीं है। अंततः 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे ने हार मान ली और सुनहरे विशालकाय बंदर पर हमला करना शुरू कर दिया। गोरिल्ला, अभी रुक जाओ, वरना तुम्हारे सारे खूबसूरत सुनहरे फर को जला देने के लिए मुझे दोष मत देना। 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे का आकार तेजी से बढ़ा और उसके अमर ज्वाला क्षेत्र ने सुनहरे विशालकाय वानर के बिजली क्षेत्र को कुचल दिया। नियमों के 2 प्रभुत्वशाली क्षेत्रों के टकराव के बाद नियमों का एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। दोनों नियमों के प्रतिच्छेदन स्थल पर अंतहीन बैंगनी बिजली और सुनहरी आग एक दूसरे से टकराईं, जिससे नरक जैसा दृश्य उत्पन्न हो गया। जैसे ही जिनवू ने अपनी चाल चली, सुनहरे विशालकाय वानर ने वांगहाओ को बांधने वाली बैंगनी बिजली की जंजीरों को तेजी से वापस खींच लिया और फिर अपनी बाईं और दाईं भुजाओं में से प्रत्येक से एक बिजली की जंजीर फेंकी। हवा में बिजली की 2 कड़ियां आपस में उलझ गईं, लगातार दिशा बदलती रहीं और आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने मिलकर एक विशाल बिजली का जाल बुन दिया। ये बिजली का जाल 100,000 मीटर से अधिक लंबा और चौड़ा है और इसका पूरा शरीर बैंगनी बिजली से भरा हुआ है, जो आकाश के आधे हिस्से को ढक लेता है। छोटे सुनहरे कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? मैं तुम्हें भी मिटा दूंगा। सुनहरे विशालकाय वानर ने दहाड़ लगाए, उसका शरीर बिजली से कड़कड़ा उठा और उसने अपने शरीर में संचित अमर गर्जना शक्ति और विनाश की इच्छा को अपनी दोनों भुजाओं से जुड़ी बैंगनी बिजली की जंजीरों के माध्यम से पूरे बिजली के जाल में प्रसारित कर दिया। ये देखकर वांगहाओ के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसने अब और दिखावा करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपने स्वर्गीय विनाश अवतार को बुला लिया। जैसे ही उजाड़ युग का बूढ़ा प्रकट हुआ, उसका क्लोन एक कोमल हरे अंकुर में बदल गया, जो तेजी से वांगहाओ की हथेली में अंकुरित हुआ। पलक झपकते ही ये हजारों मीटर लंबी हरी लता में बदल गया, जिसने जल्दी ही वांगहाओ के पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। गुरुजी, घबराए मत, इस दानव कवच लता से आपकी सुरक्षा सुनिश्चित है। _QRG स्टॉप। अध्याय 825 कायापलट। काला ज्वाला बार ड्रैगन। गुरु को बेहतर होगा कि वे और अधिक अवलोकन करें और अमर स्तर के प्राणी के युद्ध अनुभव को आत्मसात करें।
ये राक्षसी कवच लताएं अमर श्रेणी की आध्यात्मिक लताएं हैं जिन्हें मैंने लाखों वर्षों में विकसित किया है। यह अविश्वसनीय रूप से कठोर हैं और न केवल सर्वोच्च अमर श्रेणी के विशेषज्ञों के पूर्ण बल से होने वाले हमलों से बचाव कर सकती हैं, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों के प्रति इनमें स्वाभाविक अरुचि भी है। ये ब्रह्मांड के सामान्य नियमों को पूरी तरह से अनदेखा करती हैं। वांधाव पूरी तरह से काली लताओं से लिपटा हुआ था। ये लताएं बहुत ही अनोखी, बेहद पतली थीं और उसके शरीर को कवच की तरह कसकर लपेटे हुए थीं, जिससे उसका पूरा शरीर ढका हुआ था और ये त्वचा के नीचे भी छिप सकता है, जो वाकई आश्चर्यजनक है। मैजिक आर्मर वाइन एक विकास प्रकार का पौधा है जो बढ़ सकता है और विकसित हो सकता है। यह विभिन्न कठोर खनिजों और बहुमूल्य सामग्रियों का सेवन करके अपने शरीर को कठोर बना सकता है और अपनी रक्षा क्षमता को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। वांधाव के शरीर पर मौजूद राक्षसी कवच लता को स्वर्गीय निर्जन बुजुर्ग द्वारा चरम अवस्था तक विकसित कर दिया गया था, जिससे आगे का विकास लगभग असंभव हो गया था। वांधाव के शरीर से सार और रक्त को अवशोषित करके इस दानव कवच लता पर वांधाव के रक्तवंश की छाप पूरी तरह से अंकित हो गई और तब से यह वांधाव का विशेष युद्ध कवच बन गया। ये पुस्तक पहली बार यहीं प्रकाशित हुई है, जिससे ताइवानी उपन्यासों को पढ़ना बेहद सुविधाजनक हो जाता है। यह आपको त्रुटिरहित और व्यवस्थित पठन अनुभव प्रदान करती है। डेमन आर्मर वाइन पहनने के बाद वांधाव को वाकई बहुत हल्का और सहज महसूस हुआ। वह बैंगनी बिजली की शक्ति से बिल्कुल भी नहीं डरता था और बिजली के क्षेत्र में भी सुरक्षित रहने में सक्षम था। इस समय वांधाव ने अपने आत्मा साधक क्लोन को मुक्त कर दिया, जिससे वह आसपास के विद्युत क्षेत्र के भीतर मौजूद बैंगनी बिजली को स्वतंत्र रूप से ग्रहण कर सके। दूसरी ओर मानव शरीर ने अमर स्तर के जंगली जानवरों के बीच की लड़ाई को करीब से अनुभव किया। अमर स्तर के विशेषज्ञ के युद्ध कौशल का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना वांधाव के लिए एक अमूल्य अनुभव था। मनुष्यों की तुलना में जंगली जानवरों के बीच की लड़ाई काफ़ी नीरस लगती है, जिसमें जटिल मार्शल आर्ट तकनीक, शानदार चालें और विभिन्न शक्तिशाली हथियारों का अभाव होता है। जंगली जानवरों के बीच की लड़ाई ज़्यादातर ब्रूट फोर्स, वंशानुगत प्रतिभा और नियमों की शक्ति पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर निम्न स्तर के जंगली जानवरों के बीच होने वाली लड़ाइयों का परिणाम केवल उनकी वंश परंपरा में अंतर के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है। अमर श्रेणी के जंगली जानवरों के स्तर पर वंश की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन यह अंतिम परिणाम की कुंजी नहीं है। अमर स्तर के जंगली जानवरों के बीच की लड़ाइयों में वंशानुक्रम प्रतिभा के अलावा मुख्य रूप से ब्रह्मांडीय नियमों और शासन क्षेत्रों की शक्ति की प्रतिस्पर्धा भी शामिल होती है। सामान्यतः शासन क्षेत्र जितना मजबूत होगा, जीतने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। संक्षेप में, अमर स्तर के जंगली जानवरों की ताकत मुख्य रूप से उन नियमों द्वारा निर्धारित होती है जिन पर वे महारत हासिल करते हैं, जबकि उनकी वंश परंपरा का स्तर गौण होता है। इसके अलावा सब कुछ भाग्य और व्यवहारिक अनुभव पर निर्भर करता है। अमर स्तर के राक्षसों के बीच युद्ध में मानव मार्शल आर्टिस्ट उनकी क्रूर शक्ति के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाते। हालांकि जब जन्मजात क्षमताओं और ब्रह्मांड के नियमों के प्रयोग की बात आती है, तो राक्षस मनुष्यों से कहीं अधिक हीन साबित होते हैं। इस सुनहरे विशालकाय वानर द्वारा बिजली की शक्ति का उपयोग करने का तरीका मूलतः सबसे सरल और क्रूर है, बिजली के नियमों का उपयोग करके बिजली की श्रृंखलाओं को संघनित करना। यह अपेक्षाकृत चतुर विकल्प है, लेकिन दुर्भाग्य से इसकी आक्रमण विधि बहुत सरल है। 3 टांगों वाला सुनहरा कौवा बुद्धि में सुनहरे विशालकाय वानर से कहीं श्रेष्ठ है। ये सुनहरे कौवे की सच्ची अग्नि का उपयोग करके विभिन्न आक्रमण संयोजन बनाना जानता है। हालांकि इसकी अग्नि शक्ति इसकी बिजली शक्ति जितनी शक्तिशाली नहीं है, फिर भी यह अपनी फुर्तीली चाल और आक्रमण तकनीकों से सुनहरे विशालकाय वानर को बराबरी पर रोक सकता है। 2 अमर स्तर के राक्षसों के बीच युद्ध को करीब से देखने के बाद वांधाव के मन में गहन भावनाएं जागृत हो गईं। वांधाव भी अमर ब्रह्मांड के नियमों को लागू करने और उन नियमों की शक्ति को समझने में तेजी से अनुभव प्राप्त कर रहा है। एक बार जब वे तार्किक स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो मार्शल आर्टिस्ट ब्रह्मांड के नियमों की सर्वव्यापी शक्ति को पहले से ही महसूस कर सकते हैं। ब्रह्मांड के नियमों को लागू करने के लिए किसी को कम से कम डोमेन लॉर्ड के स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, जो कि वांधाव के लिए फिलहाल बहुत दूर की बात है। धीरे धीरे सुनहरे विशालकाय वानर और 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे के बीच युद्ध तेज हो गया और युद्ध क्षेत्र लाखों मील के दायरे में फैल गया। पूरे युद्ध क्षेत्र में स्थानिक क्रिस्टल दीवार प्रणाली लगातार ढहती रही, जिससे अंधेरी अंतरिक्ष ऊर्जा की लहर बेकाबू होकर उमड़ पड़ी और कुछ निम्न स्तर के जंगली जानवर सीधे इस हिंसक अंधेरी ऊर्जा से गला घोंटकर मर गए। बिजली और आग के नियमों के टकराव से शासन व्यवस्था ध्वस्त हो गई और कई आपदाएं उत्पन्न हुईं। पूरे युद्ध क्षेत्र में जमीन विशाल खायों में फटने लगी और पृथ्वी के केंद्र से लावा इन दरारों के साथ बहने लगा। अंतरिक्ष में लगातार चमकती बिजली और अंतहीन सुनहरी लपटों के साथ साथ जमीन पर मौजूद काली चट्टानें, जो गोल्डन क्रो ट्रू फायर से प्रज्वलित होने के बाद पिघल गई थीं, मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रही थी जो दुनिया के अंत जैसा लग रहा था।
दो अमर स्तर के जंगली जानवरों के बीच की लड़ाई 1 घंटे से भी कम समय तक चली, लेकिन इस दौरान हजारों निम्न स्तर के जंगली जानवर मारे गए, जिनमें से आधे से अधिक डोमेन लॉर्ड स्तर के जानवर थे जिनके सिर पर 2 सींग थे। 5 घंटे बाद आत्मा साधक के क्लोन के सिर पर लगे सींग 1 इंच तक बढ़ गए और उसके पेट पर मौजूद 4 मांसल उभार फट गए, जिनमें से 4 गोलमटोल अजगर के पंजे निकले। जैसे ही ये चारों अजगर के पंजे प्रकट हुए, वे विनाश की काली लपटों से घिर गए, मानो वे काले अग्नि बादलों पर खड़े हों। उनके सिर पर स्थित दोनों अजगर के सींग शून्य से आती बैंगनी बिजली की हल्की हल्की कड़क से चमक रहे थे, जो अपार दिव्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे और एक अजगर की अनंत सामर्थ्य से परिपूर्ण थे। इस समय आत्मा साधक के क्लोन का रूपांतरण पूरा हो गया और काला ज्वाला सर्प पूरी तरह से काले ज्वाला बार ड्रैगन में परिवर्तित हो गया। काले ज्वाला वाले ड्रैगन में रूपांतरित होने के बाद आत्मा साधक के क्लोन की लंबाई बढ़कर 100,000 फीट हो गई। उसका शरीर काली ज्वालाओं से घिरा हुआ था और उसके सिर पर मौजूद 2 सींग लगातार शून्य से बैंगनी बिजली फेंक रहे थे। ड्रैगन का शरीर आकाश में विचरण कर रहा था, विनाशकारी बैंगनी बिजली और स्वर्ण कौवे की सच्ची अग्नि से बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। ड्रैगन का शरीर बैंगनी बिजली की अवरोधक परत को सीधे पार कर गया और बैंगनी बिजली के अथाह सागर में स्वतंत्र रूप से तैरने लगा। वह न केवल सुरक्षित था, बल्कि आराम से और सहज दिख रहा था, मानो पूरी तरह से आनंद ले रहा हो। अनंत बैंगनी बिजली को ब्लैक फ्लेम ड्रैगन ने अवशोषित कर लिया और उसे उस ऊर्जा में बदल दिया जिसके कारण उसके सींग उगाए। आत्मा साधना क्लोन का रूपांतरण इतना स्पष्ट था कि अंततः इसने सुनहरे विशालकाय वानर का ध्यान आकर्षित कर लिया। क्या हो रहा है? मेरी डिस्ट्रक्शन पर्पल लाइटनिंग तेजी से गायब हो रही है। हे भगवान, ये कैसा राक्षस है? इसका शरीर 300,000 मीटर से भी अधिक लंबा है और यह मेरी डिस्ट्रक्शन पर्पल लाइटनिंग को भी निगल रहा है। सुनहरे रंग का विशालकाय बंदर काले ज्वाला वाले अजगर को देखकर भयभीत हो गया और तुरंत डर से कांप उठा। इसी तरह 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा भी काले ज्वाला वाले अजगर के प्रकट होने से चौंक गया था, लेकिन ये जानने के बाद उसे राहत मिली कि वांग हाओ उसे नियंत्रित कर रहा था। अद्भुत! यह इंसान अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। वह न केवल आदरणीय त्यानहुआंग जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को वश में करने में सक्षम है, बल्कि उसका अवतार भी इतना भयंकर है। ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन के प्रकट होने से गोल्डन जायंट ऐप में दहशत फैल गई, जिसने तुरंत एक भुजा अलग करके ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन पर बिजली की श्रृंखला से हमला कर दिया। गड़गड़ाहट! आसमान में गरज गूंज उठी और बैंगनी बिजली की एक तेज चमक आसमान की सीमाओं को पार करते हुए 10,000 फीट की ऊंचाई पर मंडरा रहे काले ज्वाला के अजगर की ओर बढ़ी। बैंगनी बिजली एक विशाल अजगर की तरह अपने नुकीले दांत दिखाती हुई काले ज्वाला वाले ड्रैगन के शरीर में बेरहमी से घुस गई। बैंगनी बिजली के हमले की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। काले ज्वाला वाले ड्रैगन का शरीर इतना विशाल था कि वह इससे बच नहीं सका। पलक झपकते ही बैंगनी बिजली की एक जंजीर ने उसकी गर्दन जकड़ ली। सिजलिंग! फुफकार टिल्ड! अंतहीन विनाशकारी बैंगनी बिजली की इस श्रृंखला का अनुसरण करते हुए ब्लैक फ्लेम ड्रैगन के शरीर में प्रवेश कर गई और अंतहीन विनाश के नियम भी उसी राह पर चलते हुए ब्लैक फ्लेम ड्रैगन के शरीर में प्रवेश कर गए। स्टॉप अध्याय 826 अमर लोगों के विरुद्ध लड़ाई। हालांकि सुनहरे विशालकाय वानर द्वारा परिकल्पित परिदृश्य साकार नहीं हुआ। ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन को पर्पल लाइटनिंग चेस से बांधे जाने के बाद न केवल उसका शरीर अंतहीन बैंगनी बिजली और विनाश के नियमों से नष्ट नहीं हुआ, बल्कि उसने पर्पल लाइटनिंग चेस के माध्यम से गोल्डन जायंट ऐप के शरीर से बिजली और विनाशकारी शक्ति को तेजी से खींचना शुरू कर दिया। नहीं, असंभव! इस पूरे बंजर इलाके में विनाश के नियम लागू करने वाला दूसरा जंगली जानवर होना बिल्कुल असंभव है। यह विशालकाय सर्प किस प्रकार का प्राणी है? सुनहरे रंग का विशालकाय बंदर भयभीत हो गया और उसने बैंगनी रंग की बिजली की जंजीर को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर वह और भी भयभीत हो गया कि जंजीर का सिरा काले रंग के ज्वाला वाले अजगर द्वारा मजबूती से पकड़ा हुआ था। तो उसमें तो सिर्फ दूसरे दर्जे के साधक जितनी ही ताकत है। कितना डरावना है! लेकिन दूसरे दर्जे के साधक का 100,000 झांक से अधिक लंबा होना वाकई बहुत दुर्लभ है। सुनहरे रंग का विशालकाय बंदर घबरा गया, लेकिन फिर उसने काले रंग के ज्वालाशील अजगर को कम आंकना शुरू कर दिया। लेकिन अगले ही पल सुनहरे विशालकाय बंदर को ठंड लगने लगी। अचानक काले ज्वाला वाले अजगर ने अपना विशाल मुंह खोला और बैंगनी बिजली की जंजीरों को पूरा निगल लिया। फिर एक भयानक प्रचंड शक्ति उमड़ पड़ी और बैंगनी बिजली की जंजीरों को सीधे काले ज्वाला वाले अजगर के पेट में खींच लिया। पल भर में सुनहरे विशालकाय बंदर को लगा कि उसका बायां हाथ सुन्न हो गया है। इस भयानक शक्ति के आगे वह बेबस महसूस कर रहा था। कितनी भयानक शक्ति है! गोल्डन जायंट ऐप अपनी जन्मजात अलौकिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है और उसे अपनी शारीरिक शक्ति पर अपार विश्वास है। इस सुनहरे विशालकाय वानर को इस बात का और भी अधिक यकीन हो गया था कि उस पूरे बंजर इलाके में उसी क्षेत्र के सभी जंगली जानवरों में से बहुत कम ही ऐसे थे जिनकी शारीरिक शक्ति उसकी अपनी शक्ति का मुकाबला कर सकती थी। हालांकि आज ब्लैक फ्लेम ड्रैगन को देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई।
ये काला ज्वाला ड्रैगन मुझसे 2 स्तर कमजोर है। अगर यह काला ज्वाला अजगर भी अमरता के स्तर का प्राणी होता तो सुनहरे विशालकाय वानर को शायद थोड़ा बेहतर महसूस होता। भले ही ये किसी क्षेत्र के स्वामी के स्तर का प्राणी होता तब भी यह मुश्किल से ही स्वीकार्य होता। लेकिन ये काला ज्वाला ड्रैगन स्पष्ट रूप से केवल तारकीय स्तर पर ही है। एक तारकीय स्तर के प्राणी के पास अमर स्तर के स्वर्णिम विशालकाय वानर से भी कहीं अधिक भयावह शक्ति होती है। इससे सुनहरे रंग का विशालकाय बंदर बहुत दुखी हो गया। धिक्कार है, गोल्डन क्रो से निपटना ही काफी मुश्किल है और अब एक ब्लैक सरपेंट भी आ गया है। गोल्डन क्रो से मुकाबला करते समय गोल्डन जायंट एप को ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन की भयानक सक्शन शक्ति का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी और उसे तुरंत ही बेहद शक्तिहीन महसूस हुआ। जल्द ही काले ज्वाला वाले अजगर ने 10,000 फुट लंबी बैंगनी बिजली की श्रृंखला को निगल लिया और उसकी गति लगातार बढ़ती गई। ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन एक लालची सांप की तरह था। उसकी भूख बहुत बढ़ गई थी और वह गोल्डन जायंट एप के और करीब आता जा रहा था। सुनहरे विशालकाय वानर को दमन का एहसास हुआ, मानो काले ज्वाला वाले अजगर के भीतर कुछ ऐसा था जिससे वह भी बहुत भयभीत था। इसलिए सुनहरे विशालकाय वानर ने निर्दयतापूर्वक काले ज्वाला अजगर पर हमला किया और उसके शरीर पर लगातार आक्रमण किया। यहाँ तक कि उसकी सबसे शक्तिशाली जन्मजात प्रतिभा भी काले ज्वाला अजगर के सामने पूरी तरह से बेअसर साबित हुई। कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि ब्लैक फ्लेम ड्रैगन मांस और रक्त का जीवित प्राणी नहीं है, बल्कि एक आत्मा ज्वाला जीवन रूप है। जब तक उसकी आत्मा का मूल क्षतिग्रस्त नहीं होता तब तक उसके शरीर को कोई भी विनाशकारी आघात लगने पर भी यह उसके जीवन के लिए कोई खतरा नहीं होगा। सुनहरे विशालकाय वानर की निरंतर बमबारी भी काले ज्वाला वाले अजगर के महत्वपूर्ण अंगों को जरा भी नुकसान पहुंचाने में विफल रही। इसके अलावा गोल्डन जायंट एप की सबसे शक्तिशाली आक्रमण विधियां ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन के लिए पोषण बन गईं, जिससे वह लगातार अवशोषित होकर और अधिक मजबूत होता चला गया। ये भयानक बैंगनी बिजली के हमले और विनाशकारी बमबारी ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन के भौतिक शरीर को भेदने में विफल रहे। इसके बजाय उन्होंने इसके 4 ड्रैगन पंजों और सिर पर मौजूद सींगों के विकास को और तेज कर दिया। ये देखकर वांग हाओ बेहद खुश हो गया। आत्मा अवतार का विकास हमेशा से ही बेहद धीमा रहा है, लेकिन आज महज कुछ ही घंटों में आत्मा अवतार में एक नाटकीय परिवर्तन हुआ है। विकास की ये दर पिछले कुछ वर्षों की संयुक्त विकास दर से भी कहीं अधिक भयावह है। यहाँ तक कि अतीत के उस वीरान बूढ़े व्यक्ति ने भी किनारे से सब कुछ देखने के बाद आत्मा साधक के क्लोन की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाया। गुरुजी, आपका आत्म साधना अवतार वास्तव में प्रतिभावान और दुर्लभ है। समय के साथ यह अमरता को भी पार कर सकता है। इसकी क्षमता असीम है। वांग हाओ ने स्वाभाविक रूप से बूढ़े व्यक्ति की प्रशंसा से सहमति जताई। स्टेलस स्तर पर पहुंचने के बाद साधना में आगे बढ़ना उत्तरोत्तर कठिन होता जाता है। आत्मा साधना क्लोन की नींव असाधारण रूप से मजबूत है, जिसका अर्थ है कि इसकी उन्नति और भी कठिन हो जाती है। इसलिए वांग हाओ स्वाभाविक रूप से अपनी आत्मा साधना क्लोन के विकास को गति देने के अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा। इसलिए वांग हाओ ने अपनी आवाज़ जिनवू तक पहुंचाई और उसे कमजोरी दिखाने का निर्देश दिया ताकि गोल्डन जायंट एप को ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन से निपटने के लिए अधिक ऊर्जा मिल सके। आदेश मिलने के बाद जिनवू ने यह बहाना बनाया कि उसकी आंतरिक चोट फिर से उभर आई है और उसके पास अपनी ताकत कम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यहाँ 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे का दबाव कम होने के बाद सुनहरे विशालकाय वानर ने काले ज्वाला बार ड्रैगन पर और भी भयंकर हमला करना शुरू कर दिया। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि यह काला सांप मेरे सबसे शक्तिशाली हमले का सामना कर सकता है। सुनहरे रंग के विशालकाय बंदर ने दुष्टतापूर्ण मुस्कान बिखेरी। उसका शरीर बैंगनी बिजली से कड़कड़ा रहा था। उसके मुंह में बिजली का एक छोटा गोला बन गया और जल्द ही अंतहीन बैंगनी बिजली और विनाशकारी शक्ति इस छोटे गोले में समा गई। तुरंत ही सुनहरे विशालकाय वानर के मुंह से गोलाकार बिजली का बोल्ट निकला और काले ज्वाला वाले ड्रैगन की ओर तेजी से बढ़ा। पलक झपकते ही इसकी गति प्रकाश की गति से भी अधिक हो गई और गोलाकार बिजली का बोल्ट तरल बैंगनी बिजली और विनाशकारी शक्ति के साथ प्रवाहित हुआ। जैसे ही वह हवा में उड़ता हुआ आगे बढ़ा, बिजली का गोला अपने आसपास के क्षेत्र में मौजूद बैंगनी बिजली और विनाशकारी शक्ति को लगातार अवशोषित करता रहा, जिससे उसका आकार तुरंत 1000 गुना बढ़ गया। अंत में एक बैंगनी सूरज की तरह ये ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन के सिर पर जा गिरा। बिजली का ये गोला बैंगनी रंग की तरल बिजली से भरा हुआ था और इसमें अविश्वसनीय रूप से सघन विनाशकारी शक्ति समाहित थी, जो दुनिया को नष्ट करने में सक्षम एक भयानक बल का उत्सर्जन कर रही थी। यह अच्छा नहीं है। यह अमर नियमों की शक्ति का हमला करने का तरीका है। मेरा आत्मा साधक क्लोन अभी तारा स्तर के शुरुआती चरण में है और इसका सामना करने में असमर्थ है। वांग हाओ चौंक गया। जैसे ही वह वीरान भूमि के बूढ़े व्यक्ति से मदद मांगने ही वाला था, वीरान भूमि के बूढ़े व्यक्ति को वांग हाओ के इरादों का पहले से ही पता चल गया था। गुरुजी, घबराए मत। मेरे विचार से आपका आत्म साधना अवतार इस हमले को सहन करने में सक्षम होगा। सचमुच? वांग हाओ ने संदेह भरी नजरों से ब्लैक फ्लेम ड्रैगन को देखा और तुरंत अपने सोल कल्टीवेटर क्लोन के साथ आत्मा का संपर्क स्थापित कर लिया।
कोज़ो, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम इस गोरिल्ला के हमले का सामना कर सकते हो? मालिक, चिंता मत करो, मेरी आत्मा के सार से बना क्रिस्टल कोर आपके शरीर में एक विशाल क्षेत्र में सरसों के दाने की तरह छिप सकता है। अगर मेरी आत्मा की ऊर्जा से बना ये क्लोन नष्ट भी हो जाए तो भी मुझे जरा भी नुकसान नहीं होगा। अपने आत्मा साधक क्लोन से पुष्टि मिलने के बाद वांग हाओ ने चुपके से राहत की सांस ली, जबकि साथ ही साथ क्लोन के लिए प्रत्याशा से भर गया। आत्मा साधना वंश की विधियां अनेक और विविध हैं, जिनमें अनगिनत अद्भुत आत्मा साधना कौशल शामिल हैं। आत्मा साधना वंश की विरासत प्राप्त करने के बाद इस आत्मा साधना क्लोन का साधना स्तर अत्यंत तीव्र गति से बढ़ा है। अब तार्कीय स्तर के प्रारंभिक चरण की शक्ति के साथ वह अमर स्तर के राक्षसों से लड़ने में सक्षम है। यह न केवल इसलिए है कि आत्मा साधक का क्लोन एक आत्मा प्रकार का जीवन रूप है, बल्कि आत्मा तकनीक की शक्ति के कारण भी है। सामान्य तौर पर एक आत्म साधना करने वाले व्यक्ति का आत्मिक स्तर उसी स्तर के एक मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में उच्च होता है। इस लाभ के कारण आत्मा का विकास करने वाले लोग अक्सर आत्मा के स्तर के मामले में साधारण मार्शल आर्टिस्टों से आगे निकल जाते हैं। ये घटना अन्य जीवित प्राणियों की तुलना में भी स्पष्ट होती है। स्टॉप अध्याय 827 शैतान का हृदय। वांग हाओ का आदेश मिलने के बाद 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे ने सुनहरे विशालकाय बंदर को काबू में करना शुरू कर दिया। लेकिन उनके सामने खड़ा सुनहरा विशालकाय बंदर दृढ़ निश्चयी था। उसकी बैंगनी बिजली की गेंद विनाशकारी शक्ति से भरी हुई काले ज्वाला वाले अजगर को नष्ट करने के लिए तैयार थी। गड़गड़ाहट, पूरा आकाश बैंगनी बिजली की एक चमक से जगमगा उठा और एक साफ चमकदार दिन में आकाश का आधा हिस्सा एक स्वप्निल बैंगनी प्रभामंडल से ढका हुआ था। पलक झपकते ही जब बैंगनी बिजली का गोला काले ज्वाला वाले ड्रैगन से टकराया तो उसमें निहित विनाशकारी शक्ति और अमर बिजली की शक्ति एक साथ फूट पड़ी और विनाश की ज्वालाओं से बना काले ज्वाला वाले ड्रैगन का शरीर धमाके के साथ ढह गया। असीम विनाशकारी शक्ति और अमर बिजली की शक्ति ने ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आत्मा की ऊर्जा का एक भी अंश शेष नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था मानो किसी ब्रह्मांडीय आपदा ने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया हो और वह ब्रह्मांड में विलीन हो गया हो। ये पुस्तक सर्वप्रथम ताइवान की एक उपन्यास वेबसाइट कम पर प्रकाशित हुई थी, जो आपको त्रुटिरहित और व्यवस्थित अध्यायों के साथ पढ़ने का अनुभव प्रदान करती है। ये देखकर सुनहरे रंग का विशालकाय बंदर जोर से हंस पड़ा। अरे वाह, चींटियों को चींटी बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे बिजली क्षेत्र में सचमुच एक मानव सरीसृप है, कुछ तो अजीब है। ठीक उसी समय जब सुनहरा विशालकाय बंदर वांग हाओ की ओर अपनी निगाहें घुमाने ही वाला था, अचानक मुझे तीव्र भय का अनुभव हुआ। क्या हुआ? ठीक उसी क्षण आकाश में अचानक एक काली ज्वाला का गोला प्रज्वलित हुआ, जहां काला ज्वाला ड्रैगन नष्ट हुआ था। फिर ज्वाला और भी तेज होती गई, धीरे धीरे बड़ी होती गई और धीरे धीरे काले ज्वाला ड्रैगन का आकार प्रकट होने लगा। ये कैसे संभव है? कोई भी निम्न स्तर का प्राणी अमर शक्ति के क्षय को सहन नहीं कर सकता। ये काला विशालकाय सर्प अभी तक जीवित कैसे है? सुनहरे रंग का विशालकाय वानर अपनी आंखों के सामने घट रहे अविश्वसनीय दृश्य को देखकर अचंभित रह गया। और जो अप्रत्याशित था वह था 3 टांगों वाला सुनहरा कौवा और वांग हाओ। आत्मा आधारित जीव वास्तव में अविश्वसनीय रूप से लचीले होते हैं, कुछ मामलों में तो वे मांस रक्त वाले जीवों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं। ये व्यवहारिक रूप से आकाश को चुनौती देने जैसा है, मानो ब्रह्मांड में आत्मा आधारित जीवों के जन्म के समय कोई अनोखी घटना घटी हो। यदि आत्मा का मूल क्रिस्टल कोर बरकरार रहता है तो आत्मा प्रकार के जीवन रूप व्यवहारिक रूप से अमर होते हैं। बेशक केवल वे आत्मा प्रकार के जीवन रूप जो तार्कीय स्तर या उससे ऊपर पहुंच चुके हैं आत्मा मूल क्रिस्टल कोर को संघनित कर सकते हैं। निचले स्तर के आत्मा प्रकार के जीवन रूप अभी भी अपेक्षाकृत नाजुक हैं। हालांकि आत्मा प्रकार के जीव भी कमजोरियों से रहित नहीं होते। उदाहरण के लिए, किसी आत्मा साधक का सामना करते समय या उनकी कमजोरियों को पहले से जानते हुए उन्हें मारना असंभव नहीं है, भले ही उनका स्तर कितना भी ऊंचा क्यों न हो। हालांकि अमरता प्राप्त यह विशाल स्वर्णिम वानर हमेशा से ही निर्जन क्षेत्र में रहता आया था और जन्म से ही जंगली जानवरों का सामना करता रहा था। इसने आत्मा प्रकार के जीवन रूपों जैसे दुर्लभ प्राणियों को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे आत्मा प्रकार के जीवन रूपों की कमजोरियों का ज्ञान नहीं था। इसलिए यही कारण है कि ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन इतने आत्मविश्वास के साथ अमर स्तर के गोल्डन जायंट एप को चुनौती देने में सक्षम था। 5 सांसों से भी कम समय में लगातार बढ़ती हुई काली ज्वाला से ब्लैक फ्लेम ड्रैगन का पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म लेने के बाद ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन ने अपनी आत्मा के सार का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही ग्रहण किया। हालांकि आत्मा के सार के उपभोग की तुलना में ब्लैक फ्लेम ड्रैगन को कहीं अधिक लाभ प्राप्त हुए। पफ टिल द पफ। अचानक वांग हाओ को दिल की धड़कन सुनाई दी जो धीरे धीरे तेज होती गई। पहले तो धड़कन बहुत धीमी थी, मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन वांग हाओ ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से सुना। वह निश्चित रूप से दिल की धड़कन की आवाज़ थी, और उस दिल की धड़कन की आवाज़ ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन के अंदर से आ रही थी। आत्मा साधक का क्लोन एक खाली लौ का गोला है, इसमें दिल हो ही नहीं सकता, तो फिर यह धड़कन कैसी है?
वांग हाओ ने तुरंत अपनी मानसिक ऊर्जा के जाल से आत्मा साधक के क्लोन पर आक्रमण किया और तब उसे समझ आया। तो बात ऐसी है, ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। वांग हाओ को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन के अंदर मिट्टी के आकार का एक बैंगनी दिल विकसित हो गया था। हृदय नीलम की तरह साफ और पारदर्शी था, जिससे लगातार बैंगनी बिजली की शक्ति निकल रही थी। धड़कते हृदय से बैंगनी बिजली के छोटे छोटे कण निकले और फिर काले ज्वाला ड्रैगन के पूरे शरीर में फैल गए। गर्जना टिल्ड। ब्लैक फ्लेम ड्रैगन ने अनजाने में एक धीमी दहाड़ मारी। वह विशाल ध्वनि क्रोध में गरजती हुई बिजली की तरह थी, जिससे एक गूंजती हुई गड़गड़ाहट सुनाई दी। इस धड़कते दिल से विनाश की एक धुंधली सी आभा निकल रही थी। आसपास के बिजली के क्षेत्र में बैंगनी बिजली की एक बड़ी मात्रा बाढ़ की तरह काले ज्वाला ड्रैगन के मुख की ओर बढ़ी। ये बिजली की शक्ति तेजी से काले ज्वाला ड्रैगन के मुख के अंदर बिजली के तरल की एक पतली धारा में परिवर्तित हो गई और अंततः बैंगनी हृदय द्वारा निगल ली गई। अत्यधिक मात्रा में बिजली की शक्ति को अवशोषित करने के बाद यह हृदय लगातार बढ़ने और फैलने लगा और इसकी विनाशकारी आभा और भी अधिक शक्तिशाली होती चली गई। दूर जंगल में बैठा वह बूढ़ा आदमी जो युद्ध देख रहा था, अचानक इस दृश्य को देखकर इतना स्तब्ध हो गया कि उसकी जबान लड़खड़ा गई। ये क्या, ये किसी दानव के हृदय का जागरण हो सकता है? तो बात यह है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस आत्मा साधक के क्लोन में वास्तव में किसी पाताल लोक के दानव के रक्त का अंश होगा। इसीलिए तो इसमें इतनी अद्भुत क्षमता है। अगाध दानव जाति ब्रह्मांड के इतिहास से बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी है, लेकिन उसका वंश अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस बात की पूरी संभावना है कि वांग हाओ के शरीर में राक्षसी रक्त का अंश अभी भी मौजूद है। वांग हाओ को यह अंश कैसे प्राप्त हुआ, इसका अंदाजा स्वर्गिक विनाश के बूढ़े व्यक्ति को भी नहीं है। तथाकथित दानव हृदय ही रसातल दानव जाति की समस्त शक्ति का स्रोत है। देवताओं और राक्षसों के पृथ्वी पर अवतरित होने से पहले रसातल के राक्षस पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली जाति थे, और दानव हृदय रसातल के राक्षस जाति की सभी शक्ति के स्रोत के रूप में, रसातल की शक्ति के स्रोत के रूप में पूजा जाता था। ये ब्रह्मांड की रहस्यमयी गहराई से संवाद स्थापित करने का एकमात्र माध्यम है। अगाध ब्रह्मांड सभी ब्रह्मांडों के बिल्कुल किनारे पर स्थित अंतरिक्ष है। उस अंतरिक्ष में सभी ब्रह्मांडीय नियम अपना प्रभाव खो देंगे और सभी नियम, व्यवस्था और शक्ति प्रणालियां भयानक और शक्तिशाली अगाध बल के आगे चकनाचूर हो जाएंगी। ब्लैक फ्लेम ड्रैगन ने भारी मात्रा में बिजली और विनाशकारी शक्ति को ग्रहण किया, जिससे उसके शरीर के भीतर मौजूद अगाध रक्तवंश जागृत हो गया, जिसने बदले में रक्तवंश के भीतर गहराई में छिपे और सील किए गए राक्षसी हृदय को जागृत कर दिया। दानव हृदय के प्रकट होने से ब्लैक फ्लेम ड्रैगन एक अवर्णनीय दुष्ट आभा से भर गया और उसकी विनाशकारी आभा भी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उस दुष्ट ऊर्जा का प्रभाव इतना तीव्र था कि अमर प्राणी स्वर्णिम विशालकाय वानर को भी खतरे का आभास हुआ। यह असंभव है, भला एक साधारण द्वितीय श्रेणी का प्राणी मेरे विनाश नियम की शक्ति का सामना कैसे कर सकता है? सुनहरे रंग के विशालकाय बंदर को उकसाया गया प्रतीत हो रहा था। उसका पूरा शरीर हत्यारा इरादा दर्शा रहा था और उसका क्रोध अचानक भड़क उठा। दूसरे दर्जे के काले ज्वाला वाले ड्रैगन को मारने के उसके प्रयास असफल रहे, जिससे इस अमर स्तर के राक्षस राजा को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। सुनहरे रंग के विशालकाय बंदर ने अपनी जीवन शक्ति को जलाना शुरू कर दिया और अपनी पूरी ताकत से अपना सबसे शक्तिशाली अंतिम हमला किया। मेरी उस अंतिम चाल से मरना जो तुम्हारी जीवन शक्ति को जलाकर राख कर देती है, तुम्हें गर्व करने का पूरा अधिकार है। अचानक सुनहरे रंग का विशालकाय वानर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। उसका रक्त सार प्रचंड रूप से जल रहा था। अमर बिजली की शक्ति सुनहरी रोशनी के साथ मिलकर 1000 मील के दायरे को एक शानदार सुनहरी चमक से रोशन कर रही थी। अचानक बिजली की शक्ति से बना एक छड़ के आकार का हथियार कहीं से भी हवा में प्रकट हो गया। बैंगनी बिजली से चमकता हुआ और अमर स्तर के इस सुनहरे विशालकाय वानर के जीवन सार से उत्प्रोत ये लंबा डंडा प्रकट होते ही आसपास की वायु धाराओं को हलचला कर गया। _ स्टॉप अध्याय 828 अमर प्राणियों के विरुद्ध तारकीय युद्ध। बिजली की शक्ति से निर्मित ये बैंगनी रंग का डंडा 3300 फीट लंबा और 99 फीट व्यास का है। ये बैंगनी आभा से घिरा हुआ है और इसके अंत में एक बैंगनी बिजली की श्रृंखला सुनहरे विशालकाय वानर की दोनों भुजाओं से जुड़ी हुई है। बैंगनी बिजली की छड़ी प्रकट होते ही उसने आसपास के वातावरण में हलचल मचा दी। पल भर में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा छड़ी के चारों ओर घूमने लगी और विनाशकारी शक्ति के विस्फोट बैंगनी बिजली की शक्ति के साथ मिश्रित हो गए। इससे आसपास का पूरा इलाका अराजकता में डूब गया। इस बिंदु पर मुझे उम्मीद है कि पाठक ताइवानी उपन्यासों को सुचारू रूप से पढ़ने के लिए हमारे डोमेन नाम को याद रखेंगे। चावल का एक छोटा सा दाना भी चांद की चमक का मुकाबला करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? भला एक मामूली सी चींटी मुझसे, जो चौथे दर्जे का अमर प्राणी हूं, कैसे तुलना कर सकती है? सुनहरे विशालकाय वानर के सुनहरे फर बिना हवा के भी लहरा रहे थे और एक अद्वितीय दबंग आभा फैल रही थी, जिससे 10 लाख मील के दायरे में मौजूद सभी निम्न स्तर के जंगली जानवर इस भयानक आभा से भयभीत होकर कांप रहे थे।
किनारे से लड़ाई देख रहे बूढ़े त्यानहुआन के चेहरे के भाव भी एकदम बदल गए। यह अच्छा नहीं है गुरुजी। इस सुनहरे विशालकाय वानर ने अपना सार रक्त जलाकर निषिद्ध शक्ति का प्रयोग किया है। इस बैंगनी बिजली के डंडे की शक्ति किसी दिव्य कलाकृति के बराबर है। अपने आत्मा साधक क्लोन को तुरंत वापस बुला लें, अन्यथा आत्मा साधक क्लोन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा और यहाँ तक कि आपकी आत्मा को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वान हाओ लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सका और उसने तुरंत अपने आत्मा साधक क्लोन को वापस बुलाने की तैयारी कर ली। हालांकि इसी क्षण आत्मा साधक के क्लोन ने आत्मा संचार के माध्यम से वान हाओ को एक संदेश भेजा। बॉस, घबराए मत, मैंने सोल ओरिजिन क्रिस्टल कोर को आपके सोल स्पेस में छिपा दिया है। अगर अब मेरा सोल बॉडी नष्ट भी हो जाए तो भी मैं मर नहीं सकता। मुझे इस गोरिल्ला से जमकर लड़ने दीजिए। अगर मैं कुछ और विनाशकारी शक्ति अवशोषित कर लूँ तो मुझे विश्वास है कि मैं इतनी विनाशकारी शक्ति एकत्रित कर लूँगा जिससे मैं एक गुप्त सोल तकनीक का प्रयोग कर सकूँ। मुझे विश्वास है कि इस तकनीक से मैं इस गोरिल्ला को मार सकता हूँ। आत्मा साधक के क्लोन ने पूर्ण निश्चितता के साथ बात की, जिससे वान हाओ को पूरी तरह से विश्वास हो गया और उसका मन शांत हो गया, लेकिन फिर भी उसके दिल में भावनाओं की एक लहर दौड़ गई। एक ऐसी आत्मा तकनीक जो अमर लोगों को भी मार सकती है, भले ही आपका स्तर उनसे कहीं अधिक हो। हे भगवान, ये कैसे संभव है? वान हाओ के दिमाग में कई विचार उमड़ रहे थे, लेकिन वह इस आत्मा तकनीक की शक्ति का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। वान हाओ का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। इस आत्मा साधना क्लोन के पास एक गुप्त आत्मा तकनीक है जिसके बारे में मुझे, यानी मेरे असली शरीर को भी नहीं पता था। ये कैसे हो सकता है? असली शरीर और क्लोन की आत्मा एक ही है, इसलिए उनके विचार जुड़े होने चाहिए। मैं, यानी असली मानव शरीर, क्लोन की यादों के एक अंश तक भी कैसे नहीं पहुंच पा रहा हूं? इसका कारण क्या हो सकता है? वान हाओ के लिए यह भयावह था कि उसके आत्मा साधक क्लोन की आत्मा स्मृति में एक काला क्षेत्र छाया में लिपटा हुआ था, और वान हाओ ने चाहे जो भी तरीका अपनाया हो, वह उसे बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। इस बात से वान हाओ को बेचैनी महसूस हुई। त्यानहुआन, तुम तो ज्ञानी और दुनियादारी में पारंगत हो, क्या तुम्हें इसके पीछे का कारण पता है? स्थिति के बारे में जानने के बाद बूढ़े त्यानहुआन का चेहरा गंभीर हो गया। काफी देर बाद उन्होंने थोड़ी झिझक के साथ कहा, गुरुजी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी यह आत्मा की प्रतिकृति आपके अपने वंश से नहीं है। बहुत संभव है कि आपके शरीर में किसी अन्य विदेशी वंश का मिश्रण हो। ये कैसे संभव है? वान हाओ ये समझ नहीं पा रहा था कि उसके शरीर में अन्य वंशों का मिश्रण कब हुआ। उस वीरान दुनिया के बूढ़े व्यक्ति ने हमें याद दिलाया, बाहरी सहायता के वंश को प्राप्त करने की संभावना आमतौर पर बेहद कम होती है, क्योंकि सभी प्रकार के मांस और रक्त वाले प्राणियों में एक बहुत ही शक्तिशाली और पूर्ण प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जो इन बाहरी सहायताओं के वंश को समाप्त करने में बहुत प्रभावी होती है। हालांकि अगर मालिक को जहर दिया गया है तो स्थिति अलग है। कुछ जानवरों में विषैले प्रोटीन में विशेष रक्त वाहिकाएं होती हैं जो जहर के माध्यम से फैल सकती हैं। शरीर में विष प्रवेश करने पर प्रतिरक्षा प्रणाली अव्यवस्थित हो जाती है या पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है, जिसके बाद विदेशी वंशों के संक्रमण की संभावना बहुत बढ़ जाती है। उस बूढ़े आदमी के शब्दों ने अचानक वान हाओ की आंखों में चमक ला दी। वान हाओ को याद आया कि जब वह पृथ्वी पर हाई स्कूल का छात्र था तब उसे एक आनुवंशिक रूप से संशोधित महिला योद्धा ने काट लिया था, जो एक लाल सांप में बदल गई थी। उसे गंभीर जहर का दौरा पड़ा और वह लगभग मर ही गया था। उस समय इनखॉट सक्रिय नहीं हुआ था। विष प्रतिक्रिया और जानलेवा संकट के ठीक बाद वान हाओ ने गलती से इनखॉट को सक्रिय कर दिया। इनखॉट के सक्रिय होने के बाद से वान हाओ को फिर कभी गंभीर विष प्रतिक्रिया का अनुभव नहीं हुआ है। यहाँ तक कि अगर उसे विष लग भी जाता है तो उस कारक की क्रिया से उसके शरीर से विष पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। यदि वान हाओ के शरीर में किसी बाहरी रक्त का मिश्रण है तो ये बहुत संभव है कि उसने वह रक्त लाल सर्प योद्धा से प्राप्त किया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी आत्मा साधना से प्रेरित क्लोन के काले ज्वाला सर्प में परिवर्तित होने का मुख्य कारण उस लाल सर्प महिला योद्धा द्वारा काटा जाना था? और क्या मेरी आत्मा साधना से प्रेरित क्लोन के भीतर मौजूद रसातल रक्तरेखा भी उस लाल सर्प महिला योद्धा के जीन से उत्पन्न हुई है? वान हाओ ने इस बारे में और अधिक सोचा और उसे लगा कि यह संभव है। अन्यथा ये समझाना असंभव था कि उसके शरीर में प्रकट हुई आत्मा की प्रतिकृति मानव रूप में क्यों नहीं थी, बल्कि एक काली ज्वाला सर्प थी। ये और भी अधिक समझ से परे है कि ब्लैक फ्लेम सरपेंट के ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन में विकसित होने के बाद उसकी नवजागृत आत्मा की यादों का एक हिस्सा सील कर दिया गया था, और यहाँ तक कि वान हाओ भी अपने मूल रूप में उन्हें पता नहीं लगा सका। आत्मा साधक के क्लोन में छिपा रहस्य वान हाओ के मन में एक अनसुलझा डर पैदा कर रहा था। इस काले ज्वाला वाले ड्रैगन ने तार्कीय स्तर के प्रारंभिक चरण में ही इतनी भयावह शक्ति का प्रदर्शन कर दिया है। यदि भविष्य में इसकी शक्ति बढ़ती रही तो यह वान हाओ के नियंत्रण से मुक्त हो सकता है, जिससे भारी तबाही मच सकती है। ब्लैक फ्लेम सरपेंट की आत्मा की यादें पहले एक बार मिटा दी गई थीं,
लेकिन अप्रत्याशित रूप से ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन में विकसित होने के बाद इसने अपनी सीलबंद आत्मा की यादों को फिर से जागृत कर लिया। मनुष्य अज्ञात के भय के साथ पैदा होते हैं। वांधाव भी अपवाद नहीं था। दूसरी ओर आत्मा साधक का क्लोन ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन अंतरिक्ष के भीतर अनंत बिजली की शक्ति को उन्मत्त रूप से भस्म करता रहा, जबकि गुप्त रूप से बिजली में निहित विनाशकारी शक्ति को अवशोषित करता रहा। धीरे धीरे ब्लैक फ्लेम ड्रैगन के अंदर का दिल तेजी से बढ़ने लगा और उसका आकार धीरे धीरे बढ़कर 1 मीटर व्यास का हो गया। सुनहरे विशालकाय वानर ने अपने बैंगनी बिजली के डंडे को लहराते हुए उसे काले ज्वाला वाले अजगर की ओर जोर से पटका। 12 बार अजगर को नष्ट करने का प्रयास करने के बावजूद वह उसे पूरी तरह से नष्ट करने में असमर्थ रहा। होयांग, हर बार नष्ट होने पर ब्लैक फ्लेम ड्रैगन उसी स्थान पर पुनर्जन्म लेगा। पुनर्जन्म के बाद भी ब्लैक फ्लेम ड्रैगन की आभा में कोई कमी नहीं आई। दूसरी ओर सुनहरा विशालकाय बंदर उसके सार और रक्त का अधिकाधिक उपभोग कर रहा था और धीरे धीरे उसके शरीर में ऊर्जा और रक्त की कमी होती जा रही थी और वह अपनी शक्ति खो रहा था। इस निर्जन क्षेत्र में हालांकि जंगली जानवरों की प्रगति में कोई बाधा नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड में अन्य सच्चे अमर प्राणियों की तुलना में जंगली जानवर अपनी जन्मजात दिव्य शक्ति को छोड़कर सभी पहलुओं में बहुत कमजोर हैं और उनकी युद्ध शक्ति सच्चे अमर प्राणियों की तुलना में एक पायदान नीचे है। इसके अलावा ऐसे ग्रह पर जन्म लेने के कारण जंगली जानवरों का धीरे धीरे पतन हो गया है और उनकी युद्ध शक्ति उनके प्राचीन पूर्वजों की तुलना में काफ़ी कम हो गई है। चिड़ियाघरों में पाले गए जानवरों की तरह उनकी जंगली प्रवृत्ति और कठोर प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल ढलने की क्षमता उन जंगली जानवरों की तुलना में कहीं कम होती है जो जंगल में बड़े होते हैं। वांधाव के आकलन के अनुसार इस अमर स्तर के सुनहरे विशालकाय वानर द्वारा प्रदर्शित युद्ध शक्ति बाहरी ब्रह्मांड में एक सामान्य डोमेन लॉर्ड के स्तर की भी नहीं थी और यह एक सच्चे अमर प्राणी से कहीं अधिक ही हीन थी। स्टॉप अध्याय 829 दुष्ट देवता का न्याय। जंगली जानवरों में आमतौर पर साधना का स्तर बहुत ऊंचा होता है, लेकिन उनकी वास्तविक शक्ति उनके साधना स्तर से कहीं कम होती है। इसी कारण से एक तार्कीय स्तर की साधना वाले आत्मा साधक क्लोन के लिए अमर स्तर के क्लोन का मुकाबला करना संभव हो जाता है। बाह्य ब्रह्मांड में साधना स्तरों में इस प्रकार की असमानता के कारण गतिरोध उत्पन्न होना असंभव होगा। स्वर्ण विशालकाय वानर एक अमर सम्राट अपनी अमर शासन शक्ति पर अत्यधिक गर्व करता था, लेकिन वह काली ज्वाला बार ड्रैगन के लिए कोई खतरा नहीं था। इसके विपरीत वह काली ज्वाला बार ड्रैगन के लिए पोषण का स्रोत बन गया, जिससे उसकी शक्ति में वृद्धि हुई। इस उतार चढ़ाव के साथ ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन का साधना स्तर रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ा और पलक झपकते ही स्टेलस स्तर के मध्य चरण तक पहुंच गया। इसके अलावा खेती में सुधार की यह गति अभी रुकी नहीं है। धीरे धीरे ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन के हृदय में निहित विनाशकारी शक्ति बढ़ती ही गई। इस मात्रात्मक परिवर्तन के कारण गुणात्मक परिवर्तन हुआ, जिससे इस हृदय से निकलने वाली विनाशकारी शक्ति गति के मामले में गोल्डन जायंट ऐप द्वारा उत्सर्जित विनाशकारी शक्ति के बराबर पहुंचने लगी। दोनों की उत्पत्ति एक ही स्रोत से हुई है। एक तरफ लगातार कमी आती रहती है जबकि दूसरी तरफ लगातार वृद्धि होती रहती है, जिससे उनके बीच का अंतर धीरे धीरे कम होता जाता है। दो विनाशकारी शक्तियों के अचानक संतुलन में आने के बाद वे एक दूसरे को कुचलते हुए हवा में व्यवस्था के नियमों के पतन का कारण बनी। इस तरह का भूस्खलन भले ही बहुत छोटे से क्षेत्र में हो, एक भीषण भूकंप, सुनामी या यहाँ तक कि पूरे ग्रह को पल भर में नष्ट कर सकता है। यदि वह निर्जन ग्रह इतना विशाल न होता, उसका केंद्र स्थिर न होता और वह इनक्लाइन की भव्य संरचना द्वारा संरक्षित न होता, तो ग्रह के विस्फोट का भयावह दृश्य टाला जा सकता था। हालांकि कोई बड़ी आपदा नहीं आई, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां आती रहीं। लाखों मील के दायरे में लंबी आग उगलती पूंछ वाले उल्कापिंड आकाश से लगातार गिरते रहे, जिससे धरती जोर से कांप उठी। कुछ ऊंचे पहाड़ और झीलें विशाल खायों के साथ फट गईं, चट्टानें चारों ओर उड़ने लगीं, काले बादल आकाश को ढक गए और बिजली लगातार चमकती रही। सुनहरे रंग का विशालकाय बंदर बेहद हताश था। अगर उसका सामना किसी हाड़ मांस के प्राणी से होता, तो उसकी बैंगनी बिजली की छड़ी एक साधारण अमर स्तर के जंगली जानवर को भी एक ही वार में मार सकती थी। लेकिन ये काला ज्वाला वाला अजगर तो बस एक अलौकिक काली ज्वाला का गोला था। आप इसे जड़ से खत्म करने की कितनी भी कोशिश कर लें, ये बार बार भड़क उठता रहेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे लकड़ी से आग को कुरेदने की कोशिश करना। जब तक आग का मूल तत्व बुझ नहीं जाता, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, सब व्यर्थ है। ये देखकर उस सुनहरे विशालकाय बंदर को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? लेकिन इस विशालकाय सुनहरे बंदर पर गुस्सा करने के अलावा वे और क्या कर सकते थे? इसी बीच वांगहाओ के आदेश पर 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे ने अपने हमले पूरी तरह से रोक दिए थे और अब वह सुनहरे विशालकाय वानर की हर हरकत पर कड़ी नजर रख रहा था ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे भागने से रोका जा सके। परिस्थिति अनजाने में ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन के पक्ष में बदल गई, जिससे गोल्डन जायंट ऐप एक निराश बलि का बकरा बनकर रह गया। धिक्कार है, ये कैसे संभव है? मैं इस पूरे बंजर भूभाग में एकमात्र अमर सम्राट हूँ जिसके पास अमर नियमों की शक्ति है। मैं ही वह हूँ जो
सुनहरे विशालकाय वानर की रक्तवाहिकाएं फट गईं, उसका सार तत्व और भी तेजी से जलने लगा और उसके पूरे शरीर पर फैली बैंगनी बिजली सूर्य के समान चकाचौंध कर रही थी। उसके हाथ में मौजूद बैंगनी बिजली की छड़ी अचानक और भी भयानक अमर शक्ति के साथ फूट पड़ी। एक ही प्रहार से आकाश चकनाचूर हो जाता है। इस लंबी छड़ी की हल्की सी हरकत से ही स्थानिक अवरोध आसानी से टूट गया, जिससे अनंत अंधकार में ब्रह्मांडीय ऊर्जा निर्जन ग्रह पर बेतहाशा प्रवाहित होने लगी। हालांकि इस स्थानिक दरार के माध्यम से वांग हाओ ने पाया कि एक अदृश्य सरणी ने संपूर्ण अंधकार में ब्रह्मांडीय क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया था, जिससे बड़ी संख्या में स्थानिक टुकड़े निर्जन ग्रह को विनाशकारी क्षति पहुंचाने से बच गए। इसके अलावा उस महान संरचना के प्रभाव में अमरता की शक्ति काफी कम हो गई और स्थानिक बाधा की तेजी से मरम्मत की जा सकी। वे मूल स्थानिक दरारें नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से तेजी से बंद हो रही थीं। इसी बीच बैंगनी बिजली का डंडा अंतरिक्ष को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा और डंडे के चारों ओर का अंतरिक्ष अमर बिजली की शक्ति और विनाश के नियमों की शक्ति से मिश्रित अनंत अंधेरी ऊर्जा से भर गया, जिससे पूरा डंडा ऊर्जा के भंवर की एक परत से ढक गया। गर्जना टिल्डर, अब मेरी बारी है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की। अचानक काले ज्वाला वाले अजगर ने दहाड़ मारी और उसकी दहाड़ पूरी दुनिया में गूंज उठी। इसके तुरंत बाद ब्लैक फ्लेम ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और एक काला तीर उगला। हवा में काला तीर फूल गया, तेजी से हथेली के आकार से बढ़कर 1000 फीट का हो गया और बिजली की गति से सुनहरे विशालकाय बंदर की छाती की ओर बढ़ गया। सुनहरे रंग के विशालकाय बंदर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अपनी लंबी छड़ी के हल्के से झटके से उसने काले तीर को 2 टुकड़ों में काट दिया। ये देखकर ब्लैक फ्लेम ड्रैगन ने अपने मुंह से एक और काला तीर उगल दिया। चींटी तो चींटी ही होती है, इस तरह की बेकार प्रतिभा मेरे खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी है। सुनहरे रंग का विशालकाय बंदर पूरी तरह से चिढ़कर काले तीरों को नजरअंदाज करते हुए सीधे काले ज्वाला वाले अजगर की ओर अपना लंबा डंडा घुमा दिया। हालांकि सुनहरे विशालकाय बंदर को अचानक खतरे का आभास हुआ और उसने गौर से देखा तो पाया कि काले तीर के अंदर वास्तव में एक बैंगनी बिजली का गोला छिपा हुआ था। नियमों की विनाशकारी शक्ति और बैंगनी बिजली के गोले में समाहित अमर बिजली की शक्ति को भांपते हुए सुनहरे विशालकाय बंदर जोर से हंस पड़ा। तुमने मेरी जन्मजात गुप्त तकनीक तो सीख ली, लेकिन मेरे सामने इसका इस्तेमाल करना तुम्हारी सीमित क्षमताओं का ही प्रदर्शन है। सुनहरे रंग का विशालकाय बंदर चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत खतरे को नजरअंदाज कर दिया और अपने बैंगनी बिजली के डंडे को झटकते हुए उसने उसे काले ज्वाला वाले अजगर पर गिरा दिया। एक ही प्रहार से शून्य चकनाचूर हो जाता है। इस हमले ने अंतरिक्ष की शक्ति को उत्तेजित कर दिया और उस अनंत विनाशकारी शक्ति ने एक भंवर का निर्माण किया जो ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन के सिर के शीर्ष की ओर तेजी से गिरा। उसी क्षण कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। काले तीर ने सीधे सुनहरे विशालकाय बंदर की छाती पर प्रहार किया और फिर विनाश की काली ज्वालाओं की बाहरी परत फट गई, जिससे आकाश चिंगारियों से भर गया और उसके अंदर मौजूद बैंगनी रंग की बिजली की गेंद लगभग उसी समय फट गई। बैंगनी रंग की बिजली की गेंद के फटने के बाद उसके अंदर एक काली ऊर्जा की गेंद प्रकट हुई। इस ऊर्जा क्षेत्र से अविश्वसनीय रूप से सघन विनाशकारी शक्ति निकल रही थी और साथ ही साथ एक अत्यंत दुष्ट आत्मा की आभा भी सूक्ष्म रूप से प्रकट हो रही थी। दुष्ट देवता का न्याय। अचानक इस ऊर्जा क्षेत्र से प्रकाश की एक अद्भुत किरण निकली। इस प्रकाश किरण में समाहित विनाशकारी शक्ति अविश्वसनीय रूप से सघन थी और इसका आध्यात्मिक स्तर इतना उच्च था कि यहाँ तक कि स्वर्णिम विशालकाय वानर भी इसके सामने कांप उठा। प्रकाश की किरण एक काले ब्लेड में परिवर्तित हो गई, जिसने शून्य को चीरते हुए सुनहरे विशालकाय बंदर को पल भर में 2 टुकड़ों में बांट दिया। काली ऊर्जाओं में से एक बिजली की कड़क में परिवर्तित हो गई और तेजी से सुनहरे विशालकाय वानर के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई, उसे पल भर में भेद दिया। उसकी अमर आत्मा की ऊर्जा भी तुरंत छीन ली गई, जिससे उसे बचने का कोई मौका नहीं मिला। काली बिजली सुनहरे विशालकाय बंदर के पूरे शरीर में फैलती रही और उसकी हर एक कोशिका को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। कितना शक्तिशाली। पास ही में 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे ने अपनी असली अग्नि को कांपते हुए महसूस किया। जाहिर तौर पर वह काले ज्वाला वाले ड्रैगन के हमले से बहुत भयभीत हो गया था। एक अमर स्तर के जंगली जानवर को ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन द्वारा मारे जाने की घटना ने वांग हाओ को अवास्तविकता का एहसास कराया। इस हमले के बाद ब्लैक फ्लेम ड्रैगन बेहद थका हुआ प्रतीत हुआ। उसका नवगठित हृदय अंडे के आकार का हो गया था और उसकी धड़कन बेहद कमजोर हो गई थी। इसके बाद जो हुआ उसने वांग हाओ को और भी हैरान कर दिया। उसके आत्मा साधक क्लोन ने अपना मुंह चौड़ा खोला और सुनहरे विशालकाय बंदर की छाती पर काट लिया और कटे हुए शरीर से अभी भी थोड़ा धड़क रहे सुनहरे दिल को निगल लिया। अंडरस्कोर श्ला स्टॉप्ड।